हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे? एकीकरण। एकीकरण में क्या पढ़ लिया? अच्छा लो बताओ, देख कि देश जब आजाद हुआ तब कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, कौन कौन से, और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? कौन सा? रियासती विभाग कब बनाया गया? उसके मंत्री कौन थे? उसमें सचिव कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? इसकी 18 जुलाई 1947। धारा कौन सी थी और उसके तहत सारी संधियां क्या कर दी गई? रियासती विभाग ने घोषणा की कि कौन सी रियासत आजाद रह सकती है? जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा। ऐसी राजस्थान में कितनी रियासत थी? कौन कौन सी? बीकानेर। कौन से एक राजा राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास कर रहे थे? कौन कौन सी रियासतों को मिला के? इसके लिए कितने अधिवेशन बुलाए गए? कहां बुलाए गए? उदयपुर के अंदर बुलाए गए। कब कब बुलाए गए? पहला चरण कहां से शुरू किया गया? कौन सा चरण बनाया गया? यह मत्स्य संघ नाम किसने दिया? कौन कौन सी रियासतें थी इसमें? धौलपुर, करौली, अलवर और नीमराणा। धौलपुर के राजा कौन थे? वो क्या बनाए गए? करौली के राजा वो क्या बनाए गए? अलवर क्या बनाएगी? भरतपुर में क्या किया गया? कब किया गया? और एक ठिकाना कौन सा लिया गया? नीमराणा। प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल, सॉरी, शोभाराम कुमार। उप प्रधानमंत्री कौन थे? कौन थे? जुगल किशोर चतुर्वेदी। 4 मंत्री और बताओ देखे नाम। गोपीलाल यादव, चिरंजीव लाल शर्मा, डॉक्टर मंगल सिंह और मास्टर। अब इसकी जनसंख्या कितनी हो रही थी? अब इनकी इनकम कितनी हो रही थी? कौन सी 2 रियासतों पर भारत सरकार पहले ही कब्जा कर गई? दूसरे चरण का नाम क्या था? कितनी रियासतें, कितने ठिकाने? 3 हाड़ौती वाली, कोटा, बूंदी और झालावाड़। 3 वागड़ की, 1 मुस्लिम रियासत, 2 अजमेर में मिलानी थी और 1 ठिकाना। कोटा के राजा कौन थे? उनको क्या बनाया गया? बूंदी के राजा कौन थे? उनको क्या बनाया गया? डूंगरपुर के राजा कौन थे? उनको क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोकुललाल आसाव। अब इनकी जनसंख्या कितनी हो रही थी? कितनी? 23.5 लाख। इनकम कितनी हो रही थी? राजधानी क्या बनाएगी? उद्घाटन कहां किया गया? कब किया गया? और किसके द्वारा किया गया? कहां के राजा ने कहा कि मैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? राजा कौन थे? बांसवाड़ा के महारावल। अच्छा, कौन सी 2 रियासतों ने अजमेर मेरवड़ा विलय का विरोध किया था? किशनगढ़ और शाहपुरा। और इन दोनों रियासतों को तोपों की सलामी का अधिकार। तीसरे चरण का नाम क्या था? तीसरे चरण में कितनी रियासतें मिलाएगी? कौन सी? मेवाड़ मिलाएगी। कब मिलाएगी? कब उद्घाटन किया गया? 18 अप्रैल 1948। कहां पे किया गया? किसके द्वारा किया गया? अब राज प्रमुख कौन बनाए गए? महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़ वरिष्ठ उपराज प्रमुख, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख बूंदी और लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। उप प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा को इसके अंदर क्या बना दिया गया था? उप प्रधानमंत्री। अच्छा, महाराणा भोपाल सिंह ने कितने प्रीव्यू पर्स की मांग की थी? 20 लाख। फिर प्रीव्यू पर्स कितना मिला? 5 लाख क्या दिया? और बाकी 5 लाख इस रूप में। इतनी बात है। अच्छा, और बड़ा चौथा चरण भी बढ़ा दिया। अच्छा, बाद में राजस्थान आंदोलन समिति किसने बनाई? राम मनोहर लोहिया ने क्या बनाई थी? राजस्थान आंदोलन समिति। और राजस्थान आंदोलन समिति ने मांग क्या की? रियासतों का शीघ्र क्या किया जाए? विलय। राजधानी कौन सी थी? तीसरे चरण में राजधानी कौन सी थी? उदयपुर। और कोटा के लिए क्या किए जाएंगे? विधानसभा का 1 अधिवेशन होगा और इसके विकास के लिए विशेष प्रयास। चौथे चरण में कितनी रियासतें जोड़ी गई? छोटी थी या बड़ी? इसलिए नाम क्या था? वरहत राजस्थान। क्या नाम था इसका? वरहत राजस्थान। रियासतें कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इतना ही पढ़ा? चलो। हाँ हाँ।
कहां कहां से पढ़ता है तू ऐसी बातें? हाँ हाँ, तो यूट्यूब मत देखा कर। ये चाय की थड़ी पे बैठने वाले बात करते हैं रे। हाँ, किसने? तो ऐसे चाय की थड़ियों वाली बात मत कर, बैठ जा। पॉलिटिकल बातें करे, अपने जितनी काम की बातें होती पढ़। अच्छा, क्या लिखा? हाँ, सुनो अब सुनो। देखो, रियासतें कितनी थी? 19। कितनी थी? 4 मिलादी मत्स्य संघ में। मिलादी वो अलग है, मत्स्य संघ अलग है ना, उसका राजस्थान से लेना देना नहीं। मत्स्य संघ अलग पड़ा है, उसमें 4 रियासत। पीछे कितनी बच गई? 15। कितनी बच गई? 15। 14 एक साथ मिल गई वृहत राजस्थान। 9 राजस्थान संघ वाली, 1 मेवाड़, 10 और 4 ये मिल गई 14। सिरोही को मिलानी नहीं, सिरोही का तो खात्मा ही अलग, उधर बॉम्बे के अंदर मिलाएंगे। अब 14 मिल गए तो राजस्थान तो पूरा बन गया। बस सिरोही कहीं मिला नहीं सकते। 4 का अपने मत्स्य संघ बना दिया, तो पीछे कितनी बची? 14। 14 होगी तो सारा का सारा राजस्थान कंप्लीट हो गया था एक हिसाब से। कंप्लीट हुआ था। अब इसका उद्घाटन कब किया जाए? तो अपने वालों से पूछा कि भाई उद्घाटन कब करें? तो अपने वालों का नए साल को करो। उद्घाटन कब करो? नए साल को हमारा तो उद्घाटन करो। सुनना देखो, इनोग्रेशन कब किया जाए? अपना नया साल लगता है चैत्र शुक्ल एकम। कब लगता है? ये जो कैलेंडर होता है, इस कैलेंडर को बोलते हैं विक्रमी संवत। कौन सा बोलते हैं? और ये 2006 स्टार्ट हो रहा था। क्या स्टार्ट हो रहा था? क्या लिखा है मैंने? दोबारा बोलो देखे। विक्रमी संवत 2006। दोबारा बोलो देखे। चैत्र शुक्ल एक। ये अपना नया साल होता है। ये क्या होता है अपना? अपना जो यहां का कैलेंडर था पहले, वो कैलेंडर था विक्रमी कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर था? राजा विक्रमादित्य ने शुरू किया था, इसलिए कैलेंडर का नाम क्या हो गया? क्या नाम हो गया? और जिस कैलेंडर को आज हम फॉलो करते हैं, ये कैलेंडर ईसाइयों का है। किसका है? इसलिए इसके हर सन के आगे आप लिखते हो ईसवी। क्या लिखते हो? क्यों? कैलेंडर किसका है? ईसाइयों का। ये कैलेंडर अपने वाले कैलेंडर के 57 साल बाद में शुरू हुआ। ये जो कैलेंडर है, ये अपने वाले कैलेंडर कितने साल बाद में शुरू हुआ? इसका मतलब अपने वाला जो विक्रमी कैलेंडर है, ये इस कैलेंडर से 57 साल आगे है। कितने साल आगे? जैसे इस कैलेंडर में अभी चल रहा है 2022। क्या चल रहा है? इसका मतलब अपने मम्मी वाले कैलेंडर में चल रहा है 2079। क्या चल रहा है उसमें? वो 57 साल आगे। कितने साल आगे रहता है? आई बात समझ में? तो विक्रमी कैलेंडर ईस्वी कैलेंडर में कितने साल का डिफरेंस होता है? और विक्रमी कैलेंडर का नया साल कब आता है? कब आता है? चैत्र शुक्ल एकम को उसका नया साल आता है। कौन सा साल लग रहा था? 2006 शुरू हो रहा था, तो हमने कहा भाई 2006 शुरू होगा उस दिन हमारा तो क्या कर दो आप, तो उद्घाटन। कितना गैप होता दोनों में? कितने साल का? अपने गांव के अंदर आज भी लोग कहते हैं कि भाई रे, एक साल बहुत भयंकर काल पड़ा था, छप्पनिया। कौन सा काल पड़ा था? बोलते हैं छप्पनिया काल पड़ा था। छप्पनिया काल में अपने तो मिनख मरे थे आधे, पशु मरे थे सारे। मिनख मरे थे, पशु मरे थे, क्योंकि गांव वालों के कैलेंडर में उस साल 1956 था। गांव वालों का जो कैलेंडर उसमें क्या था? 1900। गांव वालों के कैलेंडर से अपने वाला कैलेंडर 57 साल पीछे, वो आगे, तो इसमें 57 घटाओ। तो अपने वाले कैलेंडर में तो क्या चल रहा था? 1899। गांव वालों के कैलेंडर में क्या चल रहा था? 1956। इसलिए उनके हिसाब से छप्पनिया काल है। 56 के साल में काल पड़ा, इसलिए क्या आ गया? तो विक्रमी कैलेंडर ईस्वी कैलेंडर से कितने साल आगे होता है? कितने साल आगे होता है? 57 साल आगे होता है। अब यदि इधर 2006 लग रहा है, इधर क्या लग रहा है? 2006, तो ईस्वी कैलेंडर 57 साल पीछे हो जाएगा। तो इधर था आपका 1949। क्या था आपका? 1940। और वो जो तारीख थी वो थी 30 मार्च। क्या थी? पर हमारा 30 मार्च से कोई लेना देना नहीं है। हमने ये इस साल इस दिन क्यों किया हमारा उद्घाटन? क्योंकि हमारा क्या था इस दिन? नया साल। नया साल कब लगता अपना? चैत्र शुक्ल एकम, विक्रमी संवत। पर बाद में हमने इस कैलेंडर को फॉलो करना बंद कर दिया, और बाद में हमने कैलेंडर फॉलो करना ये शुरू कर दिया। तो हमने कहा राजस्थान दिवस कब मनाए? राजस्थान तो बन गया था इस दिन। राजस्थान दिवस कब मनाए? तो आजकल अपने कहते हैं राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नहीं है, 30 मार्च से कोई लेना देना नहीं। मेरे को इस बार दूरदर्शन पे 30 मार्च का एक कार्यक्रम था राजस्थान दिवस का, तो मेरे को उसमें बुलाया हुआ था हिस्ट्री पे बात करने के लिए। तो उनका पहला सवाल ही था कि हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं? गलत मनाते हैं, नहीं मनाना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए।
और ये चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हमने जिस दिन राजस्थान बनाया था हमने ये सोच के बनाया था कि आज क्या है हमारा चैत्र शुक्ल। वल्लभ भाई पटेल आए थे उद्घाटन करने। कौन आए थे? भाई पूरा राजस्थान जब कंप्लीट हो रहा था, कंप्लीट करने वाला बंदा खुद आ जाए। कंप्लीट करने वाला बंदा कौन था? वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल आए थे, तो वल्लभ भाई पटेल के भाषण में 3 बार ये शब्द है, नए साल को नया राजस्थान बना रहे हैं, नए साल को नई किरणें राजस्थान के अंदर फूटेगी, नए साल को राजस्थान विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। बार बार नया साल बोल रहे थे क्योंकि दिन कौन सा था? चैत्र शुक्ल। आई बात समझो। ये जो कैलेंडर होता है मम्मी वाला जो कैलेंडर है, गांव वाला जो, मम्मी आज भी ये कैलेंडर फॉलो करती है। ये मम्मी वाला कैलेंडर चांद पे आधारित है। किस पे आधारित है? चांद पे। इसलिए मम्मी सारे व्रत चांद को देख के खोलती है। सारे व्रत किसको देख के खोल जाते हैं? कभी ऐसा हुआ कि मम्मी ने कहा जा देख क्या सूरज आ गया क्या, वो मुझे खाना खाना, व्रत खोलना? नहीं खोलते ना। किसको देख के खोलते हैं? चांद 15 दिन दिखता है और 15 दिन नहीं दिखता। 15 दिन और 15 दिन नहीं दिखता। जब नहीं दिखता तब बोलते हैं कृष्ण। क्या बोलते हैं? काला काला हो गया कृष्ण। जब दिखता है तब बोलते हैं शुक्ल। क्या बोलते हैं? क्या लिखा हुआ है? पहला महीना होता है चैत्र। चैत्र में पक्ष कौन सा आएगा? शुक्ल। उसकी 1 तारीख, ये हमारा नया साल। ये हमारा क्या होता है? तो ये जो कैलेंडर होता है विक्रमी कैलेंडर, ये चंद्रमा पे आधारित है, सूर्य किस पे आधारित होता है? चंद्रमा। जिसमें चांद दिखता है उसको क्या बोलते हैं? शुक्ल। चांद नहीं दिखता उसको, चांद दिखने का पहला दिन होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा नया साल। पहला दिन एकम होगा, एकम को हमने क्या कर दिया? हमारा। आई बात समझ में? तो गांव वाला कैलेंडर चांद के अनुसार चेंज होगा, सूरज के अनुसार। इसलिए गांव में बोलते हैं कि तिथि तारन बार बेपर है। क्या बोलते हैं? तिथि तारन बार बेपर है। बोलो, देखिए लाइन बोलो, मैं समझाता हूं। तिथि तार है, बार सुना इस पर आना। ये देखो 2 शब्द। बे का मतलब होता है 2। बे का मतलब क्या होता है? ये गुजराती का प्रभाव है। गुजराती भाषा में 2 को बे ही कहते हैं। 2 को क्या कहते हैं? और कभी और ध्यान दो, आप देखो ये पता नहीं 2 कैसे लेके आ गए, बाकी 2 नहीं होना चाहिए, बे ही होना चाहिए हिसाब से ही। आप देखो 11 के बाद क्या बोलते हो आप? 12। 21 के बाद 22। 31 के बाद, 41 के बाद, 51 के बाद, 61 के बाद, 71 के बाद, 81 के बाद, 91 के बाद बे 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 बे। तो 1 के बाद बे। यदि आप 1 के बाद 2 बोलते हो तो फिर 11 के बाद बोलो 2 रहा, 21 के बाद बोलो 22, 31 के बाद बोलो 32, 41 के बाद बोलो 42, 51 के बाद बोलो 52, 61 के बाद बोलो 62, 71 के बाद बोलो 72, 81 के बाद बोलो 82 और 91 के बाद बोलो 92। जब 1 के बाद में 2 है तब तो दे दे बोलो आगे। बाकी जगह जैसा आप बोल रहे हो वैसा तय तो तय चल रहा है। तो इधर 1 के बाद बे होगा तो ये सब मिलेगा। 1 के बाद बे तो 11 के बाद 12, 21 के बाद 22। तो ये बे ही होता है, पर वो थोड़ा वो शब्द इधर उधर चेंज हुए तो अपने इसको क्या बोलने लगे? 2। तो बे का मतलब क्या होता है? ये वास्तव में पारे नहीं है, तो बोलने में से आ गया। बाकी वास्तव में यह है पहरे। क्या है? 1 पहर में 3 घंटे होते हैं। 1 पहर में कितने घंटे होते हैं? 1 पहर में कितने घंटे? 3 घंटे। तो 24 घंटे पूरे दिन में हुए, 24 घंटे हुए तो पहर हो गए 8। कितने हो गए? तो 8 पहर का 1 दिन। 8 पहर का क्या होता है? इसलिए गांव में अब भी कहते हैं कि मान लो आप अभी मेरे पास, अभी मान लो अभी 5:30 हो रहे हो और 5:30 बजे आप मेरे पास आए और आपने आके कहा कि सर वो 10,000 रुपए जो मैं आपसे मांगता हूं अभी के भी दो। खूब चक्कर कटवा लिए, 100 रुपए तो आप देते नहीं हो, अभी दो, मुझे चाहिए। तो मैंने कहा अभी तो एकदम ही नहीं। तो आपने कहा कि पक्का पक्का बता दो सर कब आऊं। फिर मैं बार बार चक्कर नहीं मारूंगा आपके, और मैं कहता हूं 8 पोर पछाई, 8 पोर पछे, 8 पहर बाद, पछे मतलब बाद में, 8 पहर बाद आना मतलब 24 घंटे बाद। मैं कह रहा हूं एग्जैक्टली कल इसी टाइम आना। इसलिए गांव में 8 पोर शब्द बहुत कॉमन है। कल के लिए जब भी यूज में लेते हैं, भाई कल ये काम करना है, कब करेंगे? 8 पोर पछ। तो 8 पोर, 8 पहर, 8 पहर मतलब कितने हो गए? 24 घंटे। 1 पहर में कितने घंटे? दिन उगता है सुबह 6 बजे। दिन कब उगता है? सुबह। तो 6 से 9 बजे तक कितना हो गया? 1 पहर। 9 से 12 बजे तक कितने हो गए? 2 पहर। इसलिए 12 बजते आप कहते हो 2 पहर हो गई, 2 पहर हो गई। दोपहर नहीं होती है, 2 पहर बीतते हैं। कितने पहर बीत जाते हैं? 2 पहर बीत जाते हैं। इसलिए आप वास्तव में बोल रहे थे 2 पहर बीत गई। इसलिए अब देखो, तो तिथि तारे बार, तिथियां तारों के अनुसार चेंज होती है। तिथियां किसके अनुसार चेंज होती है?
वार दोपहर के बाद चेंज हो जाता है। वार कब चेंज हो जाता है? तिथि किसके अनुसार? तारे का मतलब चांद है। तारे का मतलब क्या है? चांद दिखते तिथि चेंज। मम्मी ने चौथ का व्रत किया, इसका मतलब चौथ के दिन खाना नहीं खाएंगे, पंचम को तो खाएंगे, चांद दिखते पंचम हो गई। इसलिए कहते हो चांद दिखते व्रत तोड़ लिया, क्योंकि चांद दिखते चौथ खत्म हो गई। तो तिथि तारे, तिथियां किसके अनुसार चेंज होती है? बार बेपार है। वार दोपहर के बाद चेंज। 12 बजे तक शनिवार था, अब संडे है। छुट्टी छुट्टी है ना? तो कल शाम को आपको कोचिंग आना है, क्योंकि मंडे हो जाएगा। हाँ, बात वहीं पड़ेगी ना जाके। तो देखिए, देखो ये भी यूज में लेते हैं, हम चीजों को भूल जाते हैं, हमारी चीजों से टूट गए हम, वो कल्चर वो एजुकेशन नहीं बची, इसलिए चीजों से टूट गए। आगे आज भी नोटिस करना, किसी की डेथ हो जाती है तो शोक प्रकट करने जाते हैं, गांव बोलते हैं बैठन जावा, मोकाण जाएंगे, बैठन जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो गांव में कई बार होता है शनिवार को नहीं जाते, तो करड़ो वार है, करड़ो कठोर वार है इस दिन, कई मंगलवार को नहीं जाते, कई शनिवार, अलग अलग वार है अलग अलग क्षेत्रों में, किस क्षेत्र में मंगलवार को नहीं जाएंगे, कहीं पे शनिवार को नहीं जाएंगे। अब मान लो किसी की डेथ हो रही है, अपनी जानकारी में अपने 5 लोग इकट्ठे हुए, और अपने 5 में एक किसी ने कहा कि यार वो एक फलान जी की उनकी डेथ हो रही है, अपने जाके नहीं आए यार। देखने कहा लो लो चल लेते हैं यार, अभी फ्री बैठे। तो किसी ने कहा अरे यार आज तो सैटरडे, और सैटरडे को तो जाते ही नहीं, अब तो कल ही जाएंगे। इतने में किसी ने थोड़ी देर बाद टाइम देके कहा अरे नहीं, अब तो 4 बज रहे हैं यार, शाम हो गई, तिथि तारण बार बेपारे, वार दोपहर के बाद चेंज हो जाता है, इसलिए शनिवार को भी शाम को चले जाते हैं। बृहस्पतिवार को मम्मी कपड़े नहीं धोती, शाम को धो लेती है। वार सुबह सुबह था, शाम को वार नहीं है, क्योंकि तिथि तारण बार व्यापार। तिथियां किसके अनुसार चेंज होती है? तारों की। वार किसके अनुसार चेंज होती है? वार किसके अनुसार? दोपहर। दोपहर के बाद में वार चेंज हो जाएगा, और जैसे तिथि, जैसे तारा दिख जाएगा मतलब चांद दिख जाएगा, उसके बाद क्या चेंज हो जाएगा? तिथियां चेंज हो जाएगी। आई बात समझ में? तो ये आपके कई जगह काम आएगा। कई बार क्या होता है, आपका कोई दोस्त कहता है कि नहीं आज मंगलवार है, नहीं मत न है, रहने दे, आज नहीं, मैं नहीं मंगलवार को नहीं लूंगा। अरे नहीं नहीं प्लीज मेरे बालाजी है, मैं अरे अरे मैं कभी मंगलवार को लेता ही नहीं हूं। तो आप उसको ना तिथि तारन बारे, तारे दिख रहे, इसका मतलब मंगलवार नहीं है, बुधवार है, ले तू तो आप। तो तिथियां किसके अनुसार चेंज होती है? तारों। वार किसके अनुसार चेंज होते हैं? इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अपने चांद को देख के व्रत क्यों खोलते हैं। कभी को पूछ ले भाई तुम चांद को देख के व्रत क्यों खोलते हो? क्योंकि चांद से हमारी तिथि चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा कैलेंडर चांद का कैलेंडर है। तिथि तारण बार बेपार है, बोलो देखे, तिथि तारे बार बे का मतलब क्या होता है? तो आज के बाद जहीं भी 2 की बात है, क्या बोलोगे? बोल दोगे? अरे तो ये जालोर बाड़मेर सिरोही ये वाला पूरा बेल्ट 2 को तो मेरे साथ तो खुद के साथ बड़ा जोरदार हुआ। मैं नया नया आया पढ़ने के लिए, तो वो जो रूममेट थे वो बाड़मेर के, तो मेरा उनको कहा हुआ था कि यार आप अपने ना दोनों अपने अपनी भाषा में बात करेंगे, मतलब मारवाड़ी में बात करेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे। 1-2 दिन हिंदी बोले, मेरे को हिंदी बोलना बड़ा कठिनाई सा लगता है क्लास के अलावा, तो बाहर जब भी कोई मिलता तो मैं उसे मारवाड़ी बोल ही लेता हूँ, मेरी वाली बोलता मैं बीकानेर साइड वाली। तो उन्होंने मेरे कहा कि देख तुम्हारी बीकानेर वाली थोड़ी सिंपल है, इसलिए तुम बोलते हो तो हमारी समझ भी आ जाती है। मैं जो बाड़मेर वाली टिपिकल बोलूंगा तेरे समझ नहीं आएगी, मगर 1 दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, 5 दिन नहीं आएगी, 6ठे दिन तो आएगी। भाषा यार इन्वायरमेंट में सीख जाते हैं। फिर 2-4 वर्ड समझ में नहीं आएंगे, और क्या है वर्ड तुम बता देना क्या क्या है। उसने कहा ठीक है। अब वो तो करे इंजीनियरिंग, मैं हूं आरएस की कोचिंग। तो अब शाम को जब खाने पर दोनों हम साथ में बैठते तो मैं उनको मेरे क्लास की बातें बताता कि आज दिलीप सर ने इकोनॉमी में ये पढ़ा है, मजा आया यार, तेरे को रेपो रेट के बारे में बताता हूँ, शेयर मार्केट का बताता हूँ, हर्षद मेहता घोटाला हुआ था तुम जानते हो क्या, है ना। मैं उनको वैसे वैसे इकोनॉमी की बातें बताता, या हिस्ट्री में कोई पढ़ के जाता हिस्ट्री की बातें बताता, उनको फिलोसॉफी की बातें पढ़ के जाता वो बताता, वो अपने इंजीनियरिंग की बातें बताते, आज हमारे कैंटीन में ये, आज हमारी कैंटीन, भाई क्लास तो होती नहीं ना उनके उधर। भाई जो जिधर जाएगा वहां की बात बताएगा, तो हमारे कैंटीन में हो गया था, कैंटीन ठीक है, तो वो अपने उधर की बातें बताया करते। तो एक दिन वो यूं ही अपने कॉलेज की बात बता रहे, कॉलेज की बात बताते बताते गए। तो एक तो क्या है, 2 को तो क्या बोलते हैं? एक बाड़मेर साइड वाले बहुवचन बड़े शानदार बनाते हैं। जैसे रोटी, रोटी का बहुवचन होगा रोटियां, रोटी का बहुवचन क्या होना चाहिए? रोटियां, ये कहेंगे रोटे। सब्जी का बहुवचन क्या होना चाहिए? सब्जियां, ये कहेंगे सब्जे, है ना। लकड़ी का बहुवचन क्या होना चाहिए? लकड़ियां, ये कहेंगे लकड़े। तो वो मुझे बात बताई, उस बात में 2 लड़कियां और 1 लड़का, लड़कियां तो 2, लड़का 1।
तो मेरे को बात बताते बताते कहे एक लड़को हतो न बे लड़के हते। तो मैंने कहा 3 लड़के हो गए? उनका ना लड़को तो है खातो अने बे लड़के हते लड़के। मैंने कहा हाँ यार, बे लड़के 2 लड़के, एक लड़का 3 लड़के। उनका मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि हमारी भाषा अलग है, तेरे समझ में नहीं आएगी। मैं तू बता, अपने जब सब्जी सुबह वाली पड़ी रहती है, शाम वाली और बनवा लेते, मैं क्या कहता हूँ? सब्जे। कि वो मेरे कहते आज बे सब्जे है क्या भाई, आज 2 सब्जे हैं तो मैं सब्जे। तो ऐसे में रोटियां ज्यादा होती तो मैं कहता हूँ रोटे। तो जब लड़कियां ज्यादा होगी मैं कहूंगा वो लड़के। आ गया, समझ में आ गया। एक लड़का था 2 लड़कियां थी, कंटिन्यू आगे करो। तो 2 को तो बोलते हैं बे, लड़कियां ज्यादा होती तो क्या कहते हैं? लड़के। तो आज के बाद आपको भी खूब सारे लड़कियां दिखा, लड़के। इतने सारे लड़के। खूब सारी शादियां होती, कहेंगे सादे। आज हमारा सादे जानो, सादे सादे कह रहा है, इसका मतलब कई सारी शादियों में जाना है। एक शादी नहीं, एक शादी होगी तो शादी, खूब सारी शादी होगी तो सादे। फिर दिलीप सर ने एक दिन किस्सा बताया कि एक बार कोई बाड़मेर जैसलमेर वाले थे, उनके रूम पे गए किसी के, और साथ में कोई बंदा गया, वो भी बाड़मेर जैसलमेर का। तो उसके रूम पे, अगले बंदे के रूम पे माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, प्रीति जिंटा। अरे ये फैशन था किसी टाइम, हीरोइनों की फोटो लगाना रूम में फैशन था। तुम क्या जानो रमेश बाबू। हमने सानिया मिर्जा के भी फोटो लगाए हैं रूम में। वो तो बेवफाई कर गई, बाकी हम तो चाहते ही थे। तो कि वो उसके माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा की फोटो लगाए। और वो जो जैसलमेर वाला बंदा, वो उनको देखे कि माधुरे प्रीते राने। माधुरी प्रीति रानी नहीं, माधुरे प्रीते राने। तो बहुवचन बड़े जोरदार बनाते। 2 को क्या बोलते हैं? तो आज के बाद आप भी 2 को क्या कहोगे? क्लास कितने बजे लगती है? 2 बजे आते हो कोचिंग? तो आज के बाद बे बजे है, बे बजे। कोई पूछे कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट्स है? आओ गणा, घने लड़के लड़के। चलो, तो उद्घाटन कब किया गया बताओ देखे? चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत। इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिख रहा है, ये लिखते हैं एग्जैक्टली इसका, चैत्र शुक्ल एकम। एक बार सुन लो, बाद में लिख लेंगे अपने एक साथ। विक्रमी संवत 2006। और वैसे मानो तब क्या हो जाएगा अपना? 30 मार्च 1949। उद्घाटन करने के लिए कौन आए? वल्लभ भाई पटेल। जयपुर में किया उद्घाटन। कहां पर किया? उतार लो। पटेल ने कहा भाई मैंने पूरा राजस्थान बनाया तो मैं करूंगा खुद उद्घाटन। तो वल्लभ भाई पटेल जयपुर में उद्घाटन करने के लिए कब आए? 30 मार्च 1949। और अपने हिसाब से देखें तो चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006। आगे कल्चर पढ़ेंगे ना, तब ये चीजें और ढंग से पढ़ेंगे अपने। उतार लिया? हाँ, 2 मिनट, 2 मिनट और ले सो ले। वापस लिख लो, एक लाइन नीचे और लिख लो कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। भाई अब तो हम 30 मार्च को ही मनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 मार्च। उन्नीस सौ 22 क्या लिखा? 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? उधर से क्वेश्चन पूछा भाई, बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ? तो 1920 में बनी थी आपकी डाबी किसान पंचायत। वो आंदोलन ढंग से शुरू हो जाता है 20 कल और 22 कल उसके बीच। तो क्या लिखा अगला? 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च। अब और सुनना देखो,
अब बात आई कि भाई उद्घाटन वगैरह तो कर दिया, अब कहा कि राज प्रमुख किसको बनाया जाए। तो राज प्रमुख के लिए वल्लभ भाई पटेल पहले किसको कह चुके थे, जयपुर। जयपुर का राज प्रमुख, जयपुर को राजधानी जयपुर का क्या बनाएंगे, प्रधान। ये तो पहले से सेटल हो चुका था। 3 लाइनें छोड़ के लिखना, 3 लाइनें छोड़ दो और 3 लाइनें छोड़ के लिखो राज प्रमुख। 3 लाइनें छोड़ना और लिखो सवाई मान सिंह सेकंड, जयपुर। सवाई मान सिंह सेकंड, जयपुर। सवाई मान सिंह सेकंड, जयपुर। क्या बनाएंगे, राज। अब जैसे ही साहब वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा की कि भाई हम इस वृहत राजस्थान के राज प्रमुख किसको बनाएंगे, सवाई सवाई मान सिंह सेकंड। इनको क्या बनाया जाएगा, राजस्थान का। भोपाल सिंह जी उधर ही बैठे थे, भोपाल सिंह का ये रिपीट करना भाई साहब। 734 में बापराल, 1200 साल पुराना दे। और ये सवाई मान सिंह, ये कल का, ये बनेगा राज प्रमुख। और महाराणा भोपाल सिंह खुद मतलब कुछ ही नहीं। वल्लभ भाई पटेल ने कहा अरे अरे सर ऐसे मतलब करना क्या, मैं फाड़ रहा हूं इसको। मेवाड़ जिंदाबाद था, जिंदाबाद। अरे अरे सर प्लीज, पिछली बार ही फाड़ दिया था आपने, थोड़ा सा सर लेमिनेशन करवा लो सर इसके। सर सुनो भोपाल सिंह जी, आप थोड़े बूढ़े हो। भोपाल सिंह जी की गठिया था, पैरों में गठिया हो जाता, तो व्हील चेयर से चलते थे। कि आप थोड़े बूढ़े हो इसलिए आपको आने जाने में थोड़ी दिक्कत रहती है। राज प्रमुख जो भी बनेगा उसे बार बार दिल्ली आना पड़ेगा काम के लिए। भाई नया नया राज्य बना है तो कोई ना कोई काम के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। तो एक तो उदयपुर से दिल्ली दूर पड़ता है, आप बीमार हो तो भी आने में दिक्कत रहेगी। जयपुर से दिल्ली नजदीक है, सवाई मान सिंह यंग है, इसलिए सर हमने यह तय किया कि सवाई मान सिंह फटाफट दिल्ली आ भी जाएंगे, नजदीक पड़ता है, यंग बंदे, इसलिए हमने आपको नहीं बनाया, सवाई मान सिंह को बना दिया। भोपाल सिंह ने कहा कि वल्लभ भाई पटेल सुन, भोपाल सिंह दिल्ली नहीं जाएगा, दिल्ली उदयपुर आएगी। वरना भाई साहब तुम्हारे कल का देश है, मेवाड़ पूर्ण है, तुम अपना विलय मेवाड़ में कर लो, मेवाड़ विलय नहीं करेगा किधर। अब अड़ गए भाई वहां पे। भोपाल सिंह जी ने कहा ना ना ना, अपने को पद चाहिए भाई साहब बड़ा। तो क्या किया जाए, तो राज प्रमुख, अब वो उधर सवाई मान सिंह सेकंड वल्लभ भाई पटेल की तरफ आंखें निकाले, राज प्रमुख मैं ही हूं, क्योंकि पहले कहा था भाई जयपुर शामिल इसी शर्त पे होगा कि इनको क्या बनाया जाएगा। बाद में खाली भोपाल सिंह जी को राजी करने के लिए एक नई पोस्ट बनाई गई, उस पोस्ट का नाम रखा गया महाराज प्रमुख। क्या नाम रखा गया, लिखो ऊपर वाली तीनों लाइनों में एक साथ लिखो, ऊपर 3 लाइनें उनमें, ताकि याद रहे यार, बड़ी पोस्ट बनाई, नाम बढ़ा गया महाराज प्रमुख। महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़, मेवाड़ वालों का वैसा ऐसे ही हूं, वल्लभ भाई पटेल महाराज प्रमुख। इंग्लिश में भी यही महाराज प्रमुख लिखते हैं। नेम प्लेट बड़ी दे दीजिए। तो महाराज प्रमुख तो कौन बनाएंगे, महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़। राज प्रमुख कौन बनाएंगे, सवाई मान सिंह सेकंड, जयपुर। अब नीचे लिख लो वरिष्ठ उपराज प्रमुख, सीनियर डिप्टी राज प्रमुख। एक तो वो पहले वाले है ही आपके भीम सिंह कोटा, एक बनाएंगे हनुमंत सिंह जोधपुर। भीम सिंह कोटा और हनुमंत सिंह जोधपुर। सीनियर डिप्टी राज प्रमुख है ना। फिर लिख लो कनिष्ठ, ये भाई वो दोनों सेम, बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह। बहादुर सिंह ने कहा मेरे को तो रहने दो यार, कुछ ही मत बनाओ, वो भीम सिंह जी से पूछो देखे, विजिटिंग कार्ड पड़े हैं। तो बहादुर सिंह इस कार्यक्रम में नहीं आए थे ना, मरने दे रहे, कौन सी कनिष्ठ है, अपने जिंदगी का एक ही मकसद था वो समाप्त हो गया। ये भी एंजॉय का साधन है जी, एक अपना सिलेक्शन हो ना हो दूसरे का भी होना।
बहादुर सिंह जूनियर डिप्टी राज प्रमुख बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। नीचे वाले उपराज प्रमुख मत याद रखना, भले लिखवा देते हैं ये, बाकी वो ऊपर वाले याद रखना अपने, महाराज प्रमुख और राज प्रमुख, वो ज्यादा बड़े पोस्ट थे ना। उतार लिया। अब लिखो प्रधानमंत्री। अब बात आई हुई प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। जैसे कि आप प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, माणिकलाल वर्मा खड़े हो गए, पंचेड़ा पूरा सुनाऊंगा, राग आती है एकदम, बीच में कहीं चूई नहीं करूंगा, एकदम सही सही सुना दूंगा। उधर जोधपुर शामिल हो गया तो जोधपुर के बड़े नेता थे जय नारायण व्यास। व्यास जी का ये क्या तरीका, मैं घुंघरू लेके आऊं नाचूंगा मैं। डांसर थे वो बहुत अच्छे, मैंने बताया था, तो उन्होंने कहा मैं डांस दिखा सकता हूं। अरे कहा बैठ जाओ, अरे डांसर है, दोनों बैठ जाओ। क्योंकि सवाई मान सिंह को कहा हुआ था कि प्रधानमंत्री भी आपका बनाया जाएगा, इसलिए सवाई मान सिंह से पूछा गया वह सवाई मान सिंह प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। सवाई मान सिंह, अरे चुप रह रे, मुझे पता है तेरा पढ़ा हुआ है। एक ना सुन बात में, एक कोई सर थे, म्यूजिक सिखाते थे। क्या सिखाते थे, म्यूजिक सिखाते। उनके पास में एक स्टूडेंट गया, उसने कहा सर मुझे म्यूजिक सीखना है, मुझे म्यूजिक में कुछ भी नहीं आता और प्लीज मुझे म्यूजिक सिखा दो। सर ने कहा कल 7 से 8 आ जाना, 2,500 रुपए फीस है। एक मेरे जैसा कोई गया और उसने जाकर सर वैसे म्यूजिक काफी कुछ आता है, बहुत कुछ मुझे आता है, पर थोड़ा आप और सिखा दोगे थोड़ा ठीक रहेगा, तो थोड़ा बहुत आप सिखा दो, बाकी आता तो मुझे है ही। तो सर ने कहा कल 7 से 8 आ जाना और 5,000 रुपए फीस लगेगी। तो उसने कहा उससे तो अभी 2,500, उसको कुछ ही नहीं आता था और मेरे को आता है तो भी। सर ने कहा पहले तेरे को जो आता है इसे भुलाना पड़ेगा। इस दुनिया में सबसे खतरनाक समस्या है कि कुछ आना होता है। क्या है कि स्टूडेंट को 1 से 100 तक की गिनती में 64 आता है। क्या आता है, बीच के कोई 64 आता है, उसे 57 आता है, 72 आता है। फिर स्टूडेंट पूरा फोकस उस पर करता है कि 64 पे कब आए, 63 तक उसका कोई ध्यान नहीं रहता, और 64 आते मैं बता दूंगा ये सर को बात। इसलिए शांत रहा कीजिए। भगवान ने मुंह दिया एक, कान दिए 2। अच्छे वक्ता वे होते हैं जो अच्छे श्रोता होते हैं, इसलिए सुनने की क्षमताएं विकसित किया कीजिए। जो जितना अच्छा सुनने में होता है वो उतना अच्छा बोलने में होता है। सबको ही पता है हीरालाल शास्त्री मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, फिर तो मैं कोई 4 बात नहीं बताऊंगा ही। तो बात आई कि भाई किसको क्या बनाया जाए, प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। उन दोनों को तो बनाना नहीं, क्यों, जयपुर वालों का हुआ था। सवाई मान सिंह सेकंड को उस दिन वहां बैठे बैठे जेंटलमैन एग्रीमेंट याद आया। यह दिन हीरालाल शास्त्री ने अपने कहने पर भारत छोड़ो आंदोलन में भागे और उन्होंने कहा साहब हमारी तरफ से प्रधानमंत्री किसको बना दिया जाए, हीरालाल शास्त्री। देखो प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। और जैसे ही कहा कि भाई हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री होंगे, माणिकलाल वर्मा और जय नारायण व्यास दोनों खड़े हुए और वैसा इतनी भूंडी भूंडी गालियां निकाली, मैं तो सार्वजनिक रूप से बोल ही नहीं सकता। कुर्सियां उठा उठा के फेंकी, ये हीरिया कल का आया हुआ है, इतने साल हो गए हमें पंछीड़े गाते हुए, फिर मतलब क्या हुआ इसका। लोगों ने बेटा अरे 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 ऐसे नहीं करते यार, अपने फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर का काम होता है देश को आजादी दिलाना, हम कोई पदों के भूखे थोड़ी है। कहां सही बात है, पदों के भूखे नहीं, हमें फ्रीडम दिलानी थी, पर मुख्यमंत्री तो बनना ही होता है सबको। दोनों इस कार्यक्रम का बहिष्कार करके चले गए थे, कुर्सियां फेंक के उठ के चले गए थे। इसलिए मैं कहता हूं नेता हमेशा एक जैसे रहे। भारत के अंदर यह स्वभाव ही है कि मरे हुए लोगों की तारीफें की जाती है, जो मर जाता है उनकी तारीफें कर दो। बाकी मुझे तो लगता है अब वाले नेता भगवान है, भगवान देवता है बाप रे, ये इनसे भी भयंकर थे बाकी वाले सारे। अब वाले ऐसी बातें अब भी नहीं करते क्योंकि इनको पता है वीडियो बना लेगा कोई, इनके वीडियो नहीं है। बाकी इनके वीडियो सामने है तो अपने को पता चले कि ये कैसी कैसी गालियां निकाल गए थे एक दूसरे को। जय नारायण व्यास को और माणिकलाल वर्मा को तो धक्के मार के निकालना पड़ा बाहर। कैसे कैसे कर सकते हो आप, कार्यक्रम को कैसे बिगाड़ सकते हो। और वो इस बात पे अड़ गए कि हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री नहीं बन देंगे, हमारी कुर्सियां पीछे क्यों, ऐसी ऐसी बातें की थी, हमें आगे क्यों नहीं बिठाया, पहली लाइन में बिठाओ, पीछे क्यों बिठा दिया। रवाना हो रहे यहां से, रहना ही नहीं है अपने। अन्य मंत्री लिखो, और मंत्री कौन कौन बनाए गए। जब जोधपुर शामिल हो रहा था तो जोधपुर से बाद में 2-3 मंत्री बनाए गए। ये तो लिखो फूलचंद बाफना, सारा हिसाब ले तो जाइए। बॉस बॉस को देखा कि नहीं देखा।
तो ते चुप रहा करो, बॉस का जवाब जानो ने। राव राजा हणूद से। 3 ये जोधपुर से लिए गए। अब लोग फूलचंद नाम रखना और बंद करेंगे। बॉस नहीं था, हिट किया है फूलचंद को। हाँ तो पता करना भी नहीं है आपने, कौन सा एग्जाम में आ रहा है, बॉस कौन है। सर हमें नहीं पता। अरे रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल नाम पढ़ा था हमने पहले। प्रेम नारायण माथुर, ये भी पढ़ा था, कल वाले मंत्रिमंडल में था। एक कोटा से लिए थे वेदपाल त्यागी, एक जयपुर से एक मंत्री और लिए गए थे सिद्धराज ढड्ढा। लिख लो, याद नहीं करना इतने ज्यादा, कोई पढ़े रहेंगे होंगे तो यूं ध्यान में रहे जी कि मंत्रिमंडल बना था, वरना कई बार लगे कि यार अकेला ही बना दिया था क्या मुख्यमंत्री। क्या क्या नाम बताओ देखे। फूलचंद बाफना, राव राजा हणूज सिंह, नरसिंह कच्छावा, रघुवर दयाल गोयल, प्रेम नारायण माथुर, वेदपाल त्यागी और सिद्धराज ढड्डा। सिद्धराज ढड्डा बहुत बड़े नेता होते, स्टार लगा लो, आगे वापस काम आएंगे सिद्धराज ढड्डा। मतलब इवन बातें तो यहां तक की जाती है कि सिद्धराज ढड्डा को 77 में भारत का राष्ट्रपति बना रहे थे, सिद्धराज ढड्डा ने मना कर दिया था कि ना मैं जयपुर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। जयपुर के थे यहाँ, याद रहेगा। अब बात आएगी भाई राजाओं को प्रिवी पर्स किसको कितना दिया जाए, लिखो प्रिवी पर्स। बड़ी रियासतें शामिल हो रही थी, प्रिवी पर्स। देखो जयपुर बराबर 18 लाख, जयपुर को कितना प्रीव्यू पर्स दिया गया, 18 लाख। जोधपुर को 50,000 कम कर दो, 17.5 लाख। जोधपुर 17.5 लाख, जयपुर 18 लाख, जोधपुर 17.5 लाख, 17.5 लाख। बीकानेर 50,000 और कम कर दो, 17 लाख। तो थोड़ी बड़ी बड़ी रियासतों के प्रीव्यू पर्स याद रखना। जयपुर को कितना 18, जोधपुर को कितना 17.5 और बीकानेर को कितना 17। याद रह जाएगी बात। अब बात है राजधानी। वल्लभ भाई पटेल सवाई मानसिंह को कह चुके थे कि राजधानी कौन सी होगी, जयपुर। पर जैसे ही बात आई कि राजधानी जयपुर होगी, जोधपुर वाले हरवंश सिंह विटो कर गए। ये क्या तरीका है, मतलब राज प्रमुख इनका बने, प्रधानमंत्री इनका बने और राजधानी ये बने, क्यों बनेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की भी बड़ी रियासतों में जोधपुर है, राजस्थान की सबसे बड़ी जोधपुर है, हम बनेंगे, जोधपुर को बनाया जाए। अब भारत सरकार फंस गई। वल्लभ भाई पटेल यहां तो कहे ये बैठे थे इनको कि राजधानी किसको बनाई जाएगी, फिर एक ये भी था कि जयपुर दिल्ली के नजदीक था, फिर यह भी था कि जयपुर लगभग सेंटर में, फिर यह भी था कि जोधपुर बॉर्डर के पास में पड़ता है और बॉर्डर के पास में इतनी राजधानी नहीं होनी चाहिए। कल को पाकिस्तान कल एक मिसाइल ताने जोधपुर तक सीधी आ जाए, तो वो भी थोड़ा डर था कि यार इतनी बॉर्डर के पास में राजधानी नहीं होनी चाहिए। पर इन्होंने कहा कि अब यदि कह दिया कि जोधपुर को नहीं बनाएंगे तो राजा कल को नाराज हो जाए, राजाओं को राजी रखना सब कुछ जरूरी। तो सरकार को जब भी लगता है ना कि मामला उलझ गया, सरकार हमेशा कहती है कि चलो जांच करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एक आयोग बना लेते हैं, एक समिति बना लेते हैं, एक समिति जांच समिति बनाएंगे, वो समिति जैसे कहेगी वैसे अपने कर लेंगे। लिखो जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा जोधपुर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड जोधपुर रिगार्डिंग कैपिटल। अतः इसके समाधान के लिए सो टू रिजोल्व इट, अतः इसके समाधान के लिए सो टू रिजोल्व इट एक समिति का गठन किया गया। एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड, एक समिति का गठन किया गया, एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड। लिखो समिति के सदस्य।
मेंबर्स ऑफ कमेटी, मेंबर्स ऑफ कमेटी लिखो देख कौन कौन है। बी आर पटेल, टीसी पुरी, एसपी सिन्हा। कौन कौन है बताओ देखे। बी आर पटेल, टीसी पुरी और एसपी। एक नंबर पे नाम लिखा अध्यक्ष है, तो बी आर पटेल कमेटी है। कौन सी कमेटी है? बी आर पटेल। अध्यक्ष के नाम पे कमेटी जानी जाती है, तो बी आर पटेल कमेटी। नीचे लिखो, लिख फटाफट लिख, इतना धीमे धीमे क्यों लिख रही है। लिखो, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। अब कहा बात तो था ही, तो रिपोर्ट तो भारत सरकार को देनी थी। सरकार ने कहा भाई जांच करवाइए, राजधानी तो कौन सी बननी चाहिए? जयपुर। जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ दिस कमेटी, जयपुर को राजधानी बनाया गया। जयपुर वॉज मेड कैपिटल। दो लॉजिक दिए उन्होंने बड़े तौर पे। जयपुर दिल्ली के नजदीक है, जयपुर में पानी ज्यादा है। जोधपुर दिल्ली से दूर पड़ता है, जोधपुर में पानी की कमी है। यदि जोधपुर राजधानी होगी तो जनसंख्या और बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई एकदम अस्त व्यस्त हो जाएगी। जयपुर के अंदर पानी की कमी नहीं है, इसलिए राजधानी क्या रखी जाए? जयपुर। पर जोधपुर को भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाई तो आपको करना पड़ेगा। तो बाद में जोधपुर वालों का आगे देखो, राजा का काम होता है न्याय करना, इसलिए पूरे राजस्थान का न्याय जोधपुर करेगा, इसलिए हाईकोर्ट जोधपुर में होगा। हाईकोर्ट कहां होगा? देखो, तथा जोधपुर को हाईकोर्ट दिया गया, एंड हाईकोर्ट वॉज गिवन टू जोधपुर। तथा जोधपुर को हाईकोर्ट दिया गया, एंड हाईकोर्ट वॉज गिवन टू जोधपुर। तथा जोधपुर को हाईकोर्ट दिया गया, एंड हाईकोर्ट वॉज गिवन टू जोधपुर। बन गया भाई राजस्थान। लावा ठिकाना था, लावा। लावा को जयपुर वाले पहले मिला गए थे। जयपुर वाले लावा को कहा तुम इधर जाओ, तुम साइड में बैठे बैठे क्या करोगे? नीचे एक लाइन में लिखो, 19 जुलाई 1948 ईस्वी को और 19 जुलाई 1948 एडी। 19 जुलाई 1948 ईस्वी को और 19 जुलाई 1948 एडी लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। लावा चिपशिप वॉज मर्ज्ड इन जयपुर स्टेट। लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। लावा चिपशिप वॉज मर्ज्ड इन जयपुर स्टेट। लावा ठिकाना जयपुर रियासत में मिला दिया गया था। लावा चिपशिप वॉज मर्ज्ड इन जयपुर स्टेट। लावा ठिकाना किसमें मिला दिया गया? जयपुर रियासत के अंदर मिला दिया गया था। अब राजस्थान में कितनी रियासत थी? 19। ठिकाने कितने थे? 3। 4 रियासत एक ठिकाने से तो एक राज्य बन गया मत्स्य संघ। 14 रियासत और 2 ठिकानों से बन गया वृहत राजस्थान। तो रियासत कितनी आ गई? 18। ठिकाने कितने आ गए? 3। हो गया कंप्लीट। एक बचा सिरोही। सिरोही को मिलाना ही नहीं है। सिरोही जाएगा बॉम्बे में, तो सिरोही की तो आप बातचीत भी मत करो, बाकी पूरा राजस्थान मिल गया। बस 2 टुकड़ों में, एक राज्य अलग है उसका नाम क्या है? मत्स्य संघ। एक राज्य अलग है उसका नाम क्या है? अब दिक्कत आई मत्स्य संघ में। भरतपुर और धौलपुर ने कहा कि हम इस मत्स्य संघ में नहीं रहेंगे, हमारा अलग बनाओ ब्रिज प्रदेश। क्या बनाओ? ब्रिज प्रदेश बनाया जाए, या हमें यूपी में शामिल कर दो। किसमें शामिल कर दो? या तो हमारा ब्रिज प्रदेश बना दो, या हमें शामिल किसमें कर दो? यूपी। अब भारत सरकार के खतरा था कि यदि ब्रिज प्रदेश बना दे या यदि यूपी में शामिल कर दे, तो आज भरतपुर धौलपुर की मांग यदि आप मान लेते हो, तो कल को कोटा बूंदी झालावाड़ कहेंगे हमारा अलग बनाओ, हाड़ौती क्यों कर रखा है राजस्थान में। या कल को झालावाड़ कहेगा हमें तो मध्य प्रदेश में करो, हम एमपी के पास में लगते हैं। कल को गंगानगर कह देगा पंजाब में भेजो। कल को जालोर वाले कहेंगे हम तो गुजराती बोलते हैं, गुजरात में भेजो, हमारे तो उधर नजदीक पड़ता है। तो ऐसे तो पूरा देश विखंडन की शर्त पे आ जाएगा एकदम। क्या किया जाए? तो अलवर करौली वाले राजाओं को बुला के भारत सरकार ने पूछा तुम्हारा क्या कहना है इस पे। अलवर करौली दोनों ने कहा कि राजस्थान। जो नेता थे अलवर करौली के, उन्होंने कहा किधर मिला दिया जाए? राजस्थान। अब बचे कौन? भरतपुर और धौलपुर। भरतपुर धौलपुर वालों को बुला के पूछा भाई तुम्हारा क्या है? तो उन्होंने कहा हमें यूपी। किधर जाना है? तो भरतपुर वालों को वापस भारत सरकार ने थोड़ा ऊंचा नीचा लिया, तो उन्होंने कहा राजस्थान।
अब फाइनली एक बचे धौलपुर वाले उदय भान सिंह जी, और वो लास्ट तक अड़े हुए, और वो राज प्रमुख और मत्स्य संघ के, वो लास्ट तक अड़े हुए कि हम कहां जाएंगे, यूपी। तो भारत सरकार लगा मामला नहीं सुलझ रहा, तो भारत सरकार ने कहा कि जांच करवाएंगे, जनमत संग्रह। क्या करवाएंगे? जनता की राय पूछेंगे। जनता कहेगी यूपी तो यूपी, जनता कहेगी राजस्थान तो राजस्थान। अब जनमत संग्रह कौन करवाएगा? भारत सरकार। जनमत संग्रह का रिजल्ट कौन जारी करेगा? भारत सरकार। और भारत सरकार ने रिजल्ट जारी किया कि धौलपुर की जनता राजस्थान में मिलना चाहती है। उदय भान सिंह जी ने कहा नहीं मिलना चाहती, तुम झूठे हो। अरे साहब देखो रिजल्ट है साहब, देखो हम अपने मुंह से थोड़ी कह रहे हैं, रिजल्ट लाए हैं हम तो। उदय भान सिंह जी का भोले हैं ये लोग, इनको कल को लगेगा कि हमें यूपी में शामिल होना है, तो कहा कल को लगेगा तो कर देंगे, धौलपुर जब कहेगा तब इसको यूपी में भेज देंगे। लेकिन अब तो धौलपुर ने कहा मिलने के लिए कहा है, तो अब चारों तैयार, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौल का, इसको पूरे को राजस्थान में टिका दो, ताकि ये मांग उठनी बंद हो जाएगी हमारा अलग करो। एक बड़े राज्य के अंदर चले जाएंगे तो मांग करेंगे भी जाके, तो बाकी के बीच में आवाज दब जाएगी। छोटा होता तो उसमें मांग ज्यादा दिखती है। तो भारत सरकार ने सीधा सीधा काम किया, 5वें चरण में और कुछ ही नहीं किया, मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिला दिया। पहला चरण कौन सा था? मत्स्य। चौथा कौन सा था? वृहत। 1 और 4 को जोड़ो तो 5, तो 5वें चरण में 1 4 को जोड़ा है और कुछ ही नहीं किया। लिखो पंचम चरण। फिफ्थ फेज। वृहत तो पहले था ही, अब मत्स्य और मिलेगा तो और बड़ा हो जाएगा ना, तो कहा संयुक्त वृहत राजस्थान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान। नाम यूं बड़े बड़े दिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। कुछ ही नहीं करना, दोनों को जोड़ दो। कौन कौन से दोनों को जोड़ दो बताओ? मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान, मत्स्य यूनियन और ग्रेटर राजस्थान। मत्स्य यूनियन प्लस ग्रेटर राजस्थान, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। अच्छा, एक समिति बनाई थी कि भाई मिला या नहीं मिला है। उस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था शंकर राव देव। क्या नाम था? 2 मेंबर और थे। एक मेंबर का नाम था प्रभु दयाल। क्या नाम था? एक मेंबर का नाम था आर के सिद्धवा। क्या नाम था? लिखो। मत्स्य संघ के विलय के लिए, फॉर मर्जर ऑफ मत्स्य यूनियन, मत्स्य संघ के विलय के लिए, फॉर मर्जर ऑफ मत्स्य यूनियन, एक समिति का गठन किया गया था। एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड। एक समिति का गठन किया गया था, एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड। समिति के सदस्य लिख लो, मेंबर्स ऑफ कमेटी। पहला जो बंदा है वो अध्यक्ष है, तो शंकर राव देव कमेटी। क्या नाम बताओ? देखे, शंकर राव देव, प्रभु दयाल और आर के सिद्धू, सिद्धवा, सिद्धवा। क्या नाम दोहरा तो? शंकर राव देव, प्रभु दयाल और इस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ अपने मिलाया गया था 15 मई 1949। कब मिलाया गया था? लिख लो, नाम उतार लिया। देखो, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, इस समिति की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी, 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ का विलय किया गया था। मत्स्य यूनियन वॉज मर्ज्ड ऑन 15 मई 1949। 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ का विलय किया गया था। मत्स्य यूनियन वॉज मर्ज्ड ऑन 15 मई 1949। 15 मई 1949 ईस्वी को मत्स्य संघ का विलय किया गया था। मत्स्य यूनियन वॉज मर्ज्ड ऑन 15 मई 1949। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का क्या कर दिया गया था?
विलय कर दिया गया था। याद रह जाएगी बात, कोई चेंज नहीं किए, सेम राज प्रमुख सेम उपराज प्रमुख, एक चेंज किया। हीरालाल शास्त्री का मंत्रिमंडल है पूरा पड़ा, उसमें एक नया बंदा शामिल कर लिया, शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, उनको कहा भाई प्रधानमंत्री तो हीरालाल शास्त्री है, आपको हम क्या बना लेंगे, मंत्री। नीचे लिख लो, शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। शोभाराम कुमावत वॉज इंक्लूडेड इन हीरालाल शास्त्री कैबिनेट। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। शोभाराम कुमावत वॉज इंक्लूडेड इन हीरालाल शास्त्री कैबिनेट। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। शोभाराम कुमावत वॉज इंक्लूडेड इन हीरालाल शास्त्री कैबिनेट। किसमें शामिल कर लिया गया, हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल में क्या कर लिया गया। अब क्या कंडीशन है, 18 रियासत 3 ठिकाने एक साथ है, मिल गए। एक रियासत सिरोही, सिरोही की आपको बात भी करनी, क्योंकि इस वल्लभ भाई पटेल सिरोही को किधर मिलाएंगे। पर अपने सारे जब मिल गए तो राजस्थान वालों ने वल्लभ भाई पटेल के पास जाके कहा कि वल्लभ भाई पटेल ये तो सरेआम धोखा है, ठीक है आपकी चल रही है इसलिए आप सिरोही को किधर मिला रहे हो, बॉम्बे। बाकी सिरोही का बॉम्बे से कोई लेना देना नहीं है, सिरोही हमारा है। और वल्लभ भाई पटेल थोड़ा सा ये तो सोचो कि सिरोही के सबसे बड़े नेता है गोकुल भाई भट्ट। कौन है, उनको हम कहते हैं राजस्थान का गांधी। तो हम टाबरों को क्या पढ़ाएं कि राजस्थान का गांधी बॉम्बे रहता है। हमारे तरह इतिहास उल्टा पुल्टा कर दिया और वल्लभ भाई पटेल का दिमाग काम किया उनका। अच्छा तो तुम्हें गोकुल भाई भट्ट चाहिए, आपने कहा हाँ हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए। उनका लाओ तो इधर लाओ, सिरोही का मैप लाओ। सिरोही का मैप लेके आए कि साहब ये है सिरोही का मैप। गोकुल भाई भट्ट का गांव कौन सा है, तो गोकुल भाई भट्ट का गांव था हातल। कौन सा गांव था, हातल गोकुल भाई भट्ट का गांव हुआ करता। पर वल्लभ भाई पटेल ने कहा हे ये इधर वाला सिरोही तो जाएगा राजस्थान में और इधर वाला सिरोही जाएगा, बेचारी सिरोही के टोटे टोटे कर दिए। अच्छा पर इतना सा लेके क्या करोगे, केवल 89 गांव, केवल कितने गांव लिए, कोई ज्यादा गांव भी नहीं मिला है सिरोही को तोड़ के। कितने गांव मिला है बॉम्बे में, 89। पर इनमें दोनों जगह ले गए, वो ले गए आबू, वो ले गए देलवाड़ा। कौन कौन सी ले गए, आबू और। मुझे बीइंग राजस्थानी वल्लभ भाई पटेल कभी भले नहीं लगते कि यार कैसे कर सकते हो आप हमारे साथ, तो आप हमारी रियासत को सरेआम तोड़ गए। आपको थोड़ा बहुत भी नहीं लगा कि ये उनका हक है, कैसे मार सकता हूं मैं उनका हक। पर उनकी पावली चल रही थी भाई, चवन्नी उनकी चलती थी उन दिनों में। छठे चरण में कुछ ही नहीं है, सिरोही के टुकड़े हैं, लिखो छठा चरण, 6th फेज। सिक्स्थ फेज, कोई नाम वाम नहीं है छठे चरण का, यूं लिखो सीधा। सिरोही रियासत का विभाजन किया गया, सिरोही स्टेट वॉज डिवाइडेड। सिरोही रियासत का विभाजन किया गया, सिरोही स्टेट वॉज डिवाइडेड। सिरोही रियासत का विभाजन किया गया, सिरोही स्टेट वॉज डिवाइडेड। आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिला दिए गए। 89 villages including Abu and Delwada were merged in Bombay. आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिला दिए गए। 89 villages including Abu and Delwada were merged in Bombay. आबू व देलवाड़ा सहित 89 गांव बॉम्बे में मिला दिए गए। 89 villages including Abu and Delwada were merged in Bombay. लाइन चेंज करके लिखो, शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया। रेस्ट ऑफ द सिरोही वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया। रेस्ट ऑफ द सिरोही वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। शेष सिरोही राजस्थान में मिला दिया गया। इसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था, इंक्लूडिंग हातल विलेज ऑफ गोकुल भाई भट्ट। इसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था, इंक्लूडिंग हातल विलेज ऑफ गोकुल भाई भट्ट। इसमें गोकुल भाई भट्ट का गांव हातल भी शामिल था, इंक्लूडिंग हातल विलेज ऑफ गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का कौन सा गांव शामिल था,
तो हम नेहरू जी के पास गए शिकायत करने, और हमने नेहरू जी को जाकर कहा कि नेहरू जी यार ऐसे कौन करता है, सिरोही को टुकड़े कर दिया, अब हम घर तो इधर है, खेत इधर है, रात को सोते उधर है, फिर बॉर्डर क्रॉस करके इधर आना पड़ता है, ऐसे कैसे किया जा सकता है। तो नेहरू जी ने वल्लभ भाई पटेल से पूछा कि वल्लभ भाई पटेल ऐसे कैसे कर गए आप। तो वल्लभ भाई पटेल का इतना बच्चों जैसा जवाब है जिसकी हद नहीं, कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, वो मैंने दे दिया। देखो, इस अनुचित विलय पर, ऑन दिस अनफेयर मर्जर, 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 वल्लभ भाई पटेल का जवाब था कि, वल्लभ भाई पटेल रिप्लाइड दैट, वल्लभ भाई पटेल का जवाब था कि, वल्लभ भाई पटेल रिप्लाइड दैट, वल्लभ भाई पटेल का जवाब था कि, वल्लभ भाई पटेल रिप्लाइड दैट, इनवाइटेड को नाम लिखो, राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, पीपल ऑफ राजस्थान वांटेड गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, पीपल ऑफ राजस्थान वांटेड गोकुल भाई भट्ट, तथा वह हमने दे दिया, एंड वी हैव गिवन, तथा वह हमने दे दिया, एंड वी हैव गिवन, राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, तथा वह हमने दे दिया, एंड वी हैव गिवन। ये पूरी जो प्रोसेस समाप्त होती है, ये होती है 26 जनवरी 1950। कब समाप्त होती है? देखो, यह प्रक्रिया 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। दिस प्रोसेस वाज कंप्लीटेड ऑन 26 जनवरी 1950। यह प्रक्रिया 26 जनवरी 1950 को संपन्न हुई। दिस प्रोसेस वाज कंप्लीटेड ऑन 26 जनवरी 1950। यह प्रक्रिया 26 जनवरी 1950 को पूरी हुई। दिस प्रोसेस वाज कंप्लीटेड ऑन 26 जनवरी 1950। अब का इसका नाम क्या किया जाए, तो यहां जाके कहा कि इसका नाम कर दो राजस्थान। क्या कर दो? अब तक अपने नाम थे संयुक्त वरहत्तर राजस्थान, वरहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, राजस्थान संघ। अब एग्जैक्टली नाम क्या दिया गया, लिख लो। इस दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया था। ऑन दिस डे अवर स्टेट वाज नेम्ड एज राजस्थान। इस दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया था। ऑन दिस डे अवर स्टेट वाज नेम्ड एज राजस्थान। इस दिन हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कर दिया गया था। ऑन दिस डे अवर स्टेट वाज नेम्ड एज राजस्थान। हमारे प्रदेश का नाम क्या कर दिया गया था? राजस्थान कर दिया गया था। कब की बात है, तारीख बताओ। देश का संविधान लागू हुआ था, देश का। और संविधान एक बात कहता है देश का कि केंद्र में प्रधानमंत्री होगा तथा राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र में प्रधानमंत्री होगा तथा राज्यों में, पर अपने तो राजस्थान वाले को प्रधानमंत्री बोलते थे। हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री है, माणिकलाल वर्मा प्रधानमंत्री, ये बोल रहे हैं। तो कहा गया कि भाई अब राज्यों में प्रधानमंत्री नहीं होंगे। राज्यों में कौन होंगे? तो राजस्थान में भी कौन बनाओ? मुख्यमंत्री। चुनाव तो हुए नहीं थे, 50 चल रहा है, चुनाव हुए 52। चुनाव कब हुए? तो चुनाव के बाद में तो जिसको जनता चाहेगी उसको बना दोगे। अब तो किसको बनाना है? सरकार को। तो सरकार किसी एक को बना दो। तो कहा ये जो प्रधानमंत्री है इसी को क्या बना दो? मुख्यमंत्री। तो हीरालाल शास्त्री को क्या बना दिया गया? जनता चुनाव में चुन के बनाए, तब तो अपने कहते हैं निर्वाचित। क्या कहते हैं? अब तो नाम निकाला था सीधा, तो कहते हैं मनोनीत। क्या कहते हैं? नॉमिनेट किया गया किसी बंदे को। तो हीरालाल शास्त्री क्या थे? राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री। लिखो, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड सीएम ऑफ राजस्थान। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हीरालाल शास्त्री वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड सीएम ऑफ राजस्थान। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड सीएम ऑफ राजस्थान। एक हेडिंग डालो, मनोनीत मुख्यमंत्री, नॉमिनेटेड सीएम, मनोनीत मुख्यमंत्री। पहले तो कौन बनाए गए? हीरालाल शास्त्री। कौन बनाए गए पहले? पर हीरालाल शास्त्री जैसे मुख्यमंत्री बने, दो लोगों का एक ही सपना है, इसको हटाना है, जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा। और दिल्ली जा जाके शिकायतें की, हीरालाल भ्रष्टाचारी है, हीरालाल राजाओं का साथ देता है,
हीरालाल अच्छा मुख्यमंत्री नहीं है, इसको हटाया जाए। फाइनली भारत सरकार तंग हुई और भारत सरकार ने तंग होकर हीरालाल शास्त्री को हटा दिया और अपने एक आईएएस हुआ करता उसको यहां पर बना दिया मुख्यमंत्री, सीएस वेंकटाचारी। कौन थे? साउथ इंडिया के एक आईएएस थे, इनको कहा तुम बन जाओ, लिख लो सीएस वेंकटाचारी। तब तक अपने आईएएस को बोला करते थे आईसीएस, क्या बोलते? इंडियन सिविल सर्वेंट। पर वही आईएएस जिसको आज आईएएस कहते हैं वो आईसीएस था उस टाइम, तो इंडियन सिविल सर्वेंट। तो कोई आपसे पूछ ले कि राजस्थान में एक आईएएस को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, कौन था वो आईएएस? सीएस वेंकटाचार्य। तो जयेंद्र निवास वापस गए। जयेंद्र निवास ने कहा ये क्या तरीका है, हमने कहा था हीरालाल शास्त्री को हटाना है, इसका मतलब ये है कि मुझे बनाना है, खाली शास्त्री को हटाना थोड़ी है। फिर बेचारे सीएस वेंकटाचार्य को भी हटवाया और को किसको बनाया गया? जयेंद्र व्यास। तब जाके व्यास जी के कालजे में ठंड पड़ी। इतने दिन व्यास जी नाच ही रहे थे, जयेंद्र व्यास वो रह गए 3 साल, 50 से 52 के बीच में 3 साल में 3 मनोनीत मुख्यमंत्री देख लिए हमने। कौन कौन से? हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचार्य, जयेंद्र। 52 में वे चुनाव, पहले चुनाव कब हुए? तो 52वें चुनाव के बाद में क्या बनेंगे? निर्वाचित। एक हेडिंग और डालो, निर्वाचित मुख्यमंत्री, इलेक्टेड सीएम। निर्वाचित मुख्यमंत्री। निर्वाचन पहले चुनाव कब होते हैं अपने? सुनो देखो, पूरे भारत में उस समय एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था कांग्रेस। क्या नाम था? चारों तरफ कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, दूसरी पार्टियां नहीं थी भारत के अंदर। पार्टियां थी तो उनका कोई ज्यादा जनाधार नहीं था, कोई वोट बैंक, उनका बेस वगैरह कोई भी चीज नहीं थी। जैसे एक पार्टी हुआ करती कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी थी भाई? कम्युनिस्टों का भी था कोई वोट बैंक, आज दिन तक ही नहीं हुआ भारत में, शुरुआत में भी नहीं था उनका कोई वोट बैंक। एक उन दिनों एक पार्टी हुआ करती राम राज्य परिषद। कौन सी परिषद थी? करपात्री जी महाराज नाम करके एक आर्य समाज के संत हुआ करते, उनकी एक पार्टी हुआ करती, उसका नाम क्या था? राम राज्य परिषद। एक पार्टी हुआ करती भारतीय जनसंघ। क्या थी पार्टी? भारतीय, बीजेपी की मम्मी। 1980 तक बीजेपी का नाम भारतीय जनसंघ है। 1980 में इन्होंने नाम चेंज करके क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी। पहले इसको क्या बोला करते थे? भारतीय जनसंघ। पर ये सारी छोटी छोटी पार्टियां थी, कोई बड़ा जनाधार इन पार्टियों का नहीं था। मतलब आप देख लो, कांग्रेस ऐसे जीता करती थी कि यूपी में मान लो सीट कितनी है कि मान लो 200, रिजल्ट आया कांग्रेस कितनी जीत गई? 170, बाकी में सारे बांट लो 30 में। कि पश्चिम बंगाल में सीट कितनी? पश्चिम बंगाल मान लो सीट है 150, कांग्रेस कितनी जीत गई? 135, 15 में तुम बांट लेना रे, 2-2 बचे हो, 15 पार्टियां 15 सीट। यह हालात हुआ करते, मतलब कांग्रेस सब जगह क्लीन स्वीप मार जाया करते। अपने यहां पे सीट थी 160। कितनी सीट थी अपने? कांग्रेस पहले तो थी नहीं, लेकिन प्रजामंडल वाले सारे बाद में किसमें गए? कांग्रेस। तो प्रजामंडल वालों की एक पार्टी बन गई, वो कौन सी बन गई? कांग्रेस। 160 सीट पे चुनाव हुए, तो एक तो वो लड़ी रही है कांग्रेस, तो चुनाव लड़ रही है, प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव लड़ रहे हैं। ये जोधपुर में जो राजा है हनुमंत सिंह, राजा कौन है? इन्होंने राम राज्य परिषद से टाई अप कर लिया। किसे टाई अप किया? राम राज्य परिषद। तो इन्होंने कहा भाई हम चुनाव लड़ेंगे राम राज्य परिषद से, मैं अपने कैंडिडेट खड़े करूंगा। कुछ 24 के आसपास कैंडिडेट खड़े किए मारवाड़ में। जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये वाला जो मारवाड़ का इलाका था, इसमें उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। किसने? हनुमंत सिंह। किसने? हनुमंत सिंह। अच्छा, हनुमंत सिंह एकमात्र राजा था जिन्होंने कहा था कि प्रीव्यू पर्स नहीं लेने। क्या नहीं लड़े? जब लोकतंत्र है तो किस बात के प्रीव्यू पर्स है? प्रीव्यू पर्स राजतंत्र की निशानी है, अपने आप में राजाओं को मिल रहे हैं। नहीं चाहिए, नया तो चाहिए पद, ना चाहिए प्रीव्यू पर्स। लोकतंत्र में जैसे जनता रहेगी वैसे राजा रहेंगे। वो तो बाकी राजाओं ने कहा अरे फालतू की बात नहीं करते यार, मिल रहा है हमें, मिल रहा है, उसमें क्यों टेंशन दे रहे हो तुम? तो हनुमंत सिंह ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। तो हनुमंत सिंह ने कहा चुनाव लड़ेंगे। पहले राजतंत्र में राजा कैसे बनते थे? तलवार के दम पर। लोकतंत्र में कैसे बनेंगे? चुनाव के दम पे। तो चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने तो अपने एक पार्टी राम राज्य परिषद से टाई अप किया और वहां से जोधपुर से चुनाव लड़ लिया। जोधपुर से चुनाव लड़ रहे जयनारायण व्यास। चुनाव कौन लड़ रहे? जयनारायण व्यास चुनाव लड़े। प्रॉपर जोधपुर वाली जो सीट थी वहां से जयनारायण व्यास चुनाव लड़े। राम राज्य कांग्रेस से जयनारायण व्यास और राम राज्य परिषद से महाराजा हनुमंत सिंह खुद चुनाव लड़े। 2-3 दिन का चुनाव प्रचार हुआ, फिर जयनारायण व्यास महाराजा हनुमंत सिंह के पास गए। महाराजा हनुमंत सिंह को जाकर, महाराजा साहब मैं एक बात के लिए आया था आपके पास, बताओ व्यास जी क्या बात है कि आप मेरे सामने चुनाव मत लड़ो।
क्यों व्यास जी? लोकतंत्र छूट देता है, जो जहां से चाहे चुनाव लड़ सकता है। अरे नहीं, वो बात नहीं है। चुनाव तो लड़ो आप, पर और कहीं से लड़ लो। और कहां से लड़ूं यार? जोधपुर का राजा हूं, जोधपुर से चुनाव लड़ूंगा। अरे मेरे सामने मत लड़ो। क्यों? आपके सामने क्या दिक्कत है? आप हार जाओगे। और मैं ये नहीं चाहता कि जोधपुर के राजा चुनाव हार जाए, बेइज्जती होगी। ठीक है, अपने आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, पर जोधपुर के राजा की इज्जत तो मैं भी करता हूं। राजा ऐसे हारना नहीं। महाराजा हनुमंत सिंह ने कहा कि व्यास जी आराम से चाय पी लो, बिस्किट पड़े, बिस्किट और ले लो थोड़े, चाय पियो फिर बात करते हैं। चाय वाय पीर बाद में कहा कि सुनो व्यास जी, ये तो मैं खुद महाराजा हनुमंत सिंह जोधपुर से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं यदि ना लड़ूं चुनाव यहां से, और मैं कल जोधपुर की जनता को जाके कह दूं कि मेरी तरफ से पत्थर चुनाव लड़ेगा, बाटा एक पत्थर रख दूं कि व्यास जी के सामने पत्थर चुनाव लड़ेगा, व्यास जी यकीन मानिए पत्थर जीतेगा, आप हार जाओगे। जोधपुर के वोट मुझे मिलेंगे, आपको रत्ती नहीं मिलेगा। इसलिए दिमाग की गलतफहमियां दूर रखना सर। और व्यास जी के अगले 2 दिन के प्रचार में समझ में आ गया कि जोधपुर में टक्का वोट नहीं मिलना, महाराजा क्लीन स्वीप मारेंगे। इसलिए व्यास जी ने एक जगह से चुनाव और लड़ा, जालोर। कहां से लड़ा? 2 सीट से खड़े हो गए, जोधपुर से भी खड़े हो गए और जालोर। महाराजा हनुमंत सिंह ने अपना एक बंदा जालोर में भी खड़ा कर दिया कि व्यास जी के सामने, वहां से खड़ा कर दिया। चुनाव का रिजल्ट आया, 160 सीटें थी। कितनी सीटें थी? बाकी जगह कांग्रेस ये था कि 90% सीटें जीत जाती, 80% सीट जीत जाती। यहां पे कांग्रेस मरे मरे 82 सीट जीती। कितनी सीट जीती? टोटल कितनी? सरकार बनाने के लिए चाहिए 81, 50% प्लस 1 चाहिए होती है गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो सरकार बनाने के लिए चाहिए 81। कांग्रेस को कितनी मिली? मरे मरे जीते। महाराजा हनुमंत सिंह के सारे कैंडिडेट जीत गए, जीते खड़े किए थे, दोनों जीत गए। सबसे बड़ी बात, व्यास जी नहीं, प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव हार गए। व्यास जी दोनों जगह से चुनाव हारे। माणिकलाल वर्मा ने खूब पंछेड़े गए पर हारे, गोकुल भाई भट्ट हारे, भोगीलाल पांडे हारे। जितने प्रजामंडल में नेता पड़े वो सारे चुनाव हारे। एक सिंगल नेता विजय सिंह पथिकरण में से कोई चुनाव नहीं जीत पाया, सारे लड़े और सारे के सारे चुनाव हार गए। व्यास जी की तो इससे भयंकर दुर्गति, व्यास जी को कहीं भी दोनों सीट पे 10% वोट भी नहीं मिले, दोनों जगह जमान जब्त हो गई। हालात ये थी व्यास जी की। तब मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है कि फिर ये क्यों कहा जाता है कि प्रजामंडल वाले नेताओं ने जनता के लिए ये किया, प्रजामंडल वाले नेताओं ने जनता के लिए वो किया। जनता ने वोट तो टक्के नहीं दिए। फिर कोई आग कह देता है कि नहीं, राजाओं का प्रभाव था तब तक, इसलिए राजाओं को वोट मिल गए, जनता को वोट नहीं मिले। मतलब 47 में देश आजाद हो जाता है, 5 साल बाद 52 में राजाओं का प्रभाव पड़ा है। और जब ये पूछते हैं कि भाई राजाओं ने अपना विलय क्यों कर दिया, तब आपको जो प्रजामंडल के दबाव की वजह से विलय कर दिया गया। मतलब 47 में तो दबाव है और 52 में जाके दबाव हट गया। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। देश में राज करने वाली पार्टी बाद में कांग्रेस रही थी, प्रजामंडल वाले सारे कांग्रेस ज्वाइन कर गए थे, इसलिए प्रजामंडल वाले सारे बड़े नेता है। बाकी जो 4 दिन का प्रजामंडल पड़ा था वो झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं, कुछ ही नहीं हुआ, सब बकवास है। फलाना दिवस मनाया, फलाना ये क्या, 5-7 जने जाके कहीं पे झंडा कोई फहरा के आगे तो भले ही हो गया, कुछ भी नहीं किया। कुछ करते तो जनता कहीं तो वोट देती। तुम में से सिंगल नहीं जीता यार, ढंग से तुम्हारी बैंड बजा दी जनता ने, 5-5% वोट नहीं मिले थे। पर अब दिक्कत यह आई कि राजस्थान का सीएम कौन बने, ये सारे हार गए। तो बाद में जयनारायण व्यास के खास आदमी थे टीकाराम पालीवाल, इसलिए बाद में सीएम किसको बनाए गए? तो राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बनाए गए? लिखो, टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल कौन बनाए गए? टीकाराम। व्यास जी का जीवन का एक ही सपना कि मुझे क्या बनना है? सीएम। पर व्यास जी 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से चुनाव हार गए। अब क्या किया जाए? हनुमंत सिंह की डेथ हो गई चुनाव का रिजल्ट आते ही। चुनाव का रिजल्ट आया, जोधपुर वाला रिजल्ट आया। जोधपुर वाले रिजल्ट के अंदर हनुमंत सिंह जीत की घोषणा हुई। हनुमंत सिंह जालोर वाले रिजल्ट का पता करने के लिए जा रहे थे, अपना प्लेन खुद उड़ा के जा रहे थे, खुद इसको प्लेन को उड़ा रहे थे, साथ में गर्लफ्रेंड थी जुबेदा, और प्लेन क्रैश हो गया। उस प्लेन क्रैश के अंदर जुबेदा भी मर गई और प्लेन क्रैश के अंदर हनुमंत सिंह जी भी एक्सपायर हुए। जुबेदा मूवी है, मनोज वाजपेयी, रेखा करिश्मा कपूर की मूवी, देखना। जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह पर है, तो जोधपुर महाराजा हनुमंत सिंह तो एक्सपायर हो गए वहां से। तो व्यास जी चाहते तो जोधपुर से दोबारा चुनाव लड़ सकते थे, भाई सीट पे दोबारा चुनाव है, पर व्यास जी जानते थे कि जोधपुर की जनता वोट नहीं देगी। जोधपुर की जनता महाराजा की तरफ ही है, अपने को इधर टक्का वोट नहीं मिलना। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि महाराजा हनुमंत सिंह एकमात्र राजा जो प्रीवी पर्स का मना कर गया था। महाराजा हनुमंत सिंह एकमात्र राजा जो लोकतंत्र में है और उसके बाद सारी सीटें जीत गए थे, और इन सारे बड़े बड़े नेताओं को हकीकत दिखा गए कि तुम हो क्या।
उन महाराजा हनुवंश सिंह के बारे में वीपी मेनन ने एक बकवास लिखी है। वीपी मेनन लिखता है कि भाई हमने महाराजा हनुवंश सिंह को बुलाया था और हमने कहा कि भारत के अंदर विलय कर दिया जाए, तो महाराजा हनुवंश सिंह ने कहा कि मैं तो पाकिस्तान के अंदर मिलूंगा और पाकिस्तान वाले मेरे को सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो हमने कहा कि भाई देने के लिए तो हम भी तैयार हैं, और ये लोग खाली कागज पड़े, इन पे लिख दो। इस पर महाराजा हनुवंश सिंह ने अपनी बंदूक निकाल ली और वीपी मेनन के बंदूक लगा दी और बंदूक लगा के कहा कि मैं तुम में शामिल नहीं होऊंगा। तो वीपी मेनन खुद ही लिखता है अपनी किताब में कि जब उन्होंने मेरी बंदूक लगाई तो मैंने कहा कहां चले गए थे तुम तब, जब अंग्रेज थे तब तुमने बंदूक क्यों नहीं उठाई देश में। पर ये कोई भी नॉर्मल आदमी बता देगा कि जब बंदूक लगी हुई होती है तब डायलॉग तो नहीं आते आदमी को। उसने वीपी मेनन को मुर्गा बना लिया था। तो मैं यार एक ऐसे राजा पे वीपी मेनन की किसी किताब के आधार पर कोई कुछ ही बात कर लेता है, जिस राजा ने लोकतंत्र में बताया था कि अब भी जनता मेरे साथ ही खड़ी है, और सारे कैंडिडेट जिता गया वो आपने। जिस बंदे को खड़ा किया था कि कैंडिडेट, ये नहीं है कि भाई अब अपने होता है कि हम तो कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहे, हम तो मोदी जी को दे रहे हैं। आजकल चुनाव में हो गया ना कि भाई कई बार कैंडिडेट से अपनी नहीं बनती कि अरे ये तो बेलखना है, इसको तो वोट नहीं देना है, पर भाई रे मोदी को वोट देना है। ये बात कर दी थी उस आदमी। महाराजा की पार्टी को वोट जा रहे हैं, कैंडिडेट भले कोई खड़ा हो जाए, बाटा भी खड़ा होगा तो वो जीत जाएगा। पर व्यास जी उस सीट से चुनाव फिर न लड़े जोधपुर से। व्यास जी जानते थे यहां से फिर हार जाएंगे। किशनगढ़ से एक एमएलए जीते हुए थे जिनका नाम था चांदमल मेहता। क्या नाम था? चांदमल जी इस्तीफा दे गए। चांदमल जी इस्तीफा देंगे तो यहां पर भी चुनाव होंगे, तो व्यास जी किशनगढ़ से आगे चुनाव लड़ गए थे, जोधपुर से नहीं लड़ा। किशनगढ़ से चुनाव लड़ा। अब सबको पता ही था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आई हुई है, सरकार कांग्रेस की है, व्यास जी क्या बनेंगे? सीएम। इसलिए किशनगढ़ वालों ने व्यास जी को वोट दिए। व्यास जी ने टीकाराम पालीवाल को हटाया और खुद क्या बन गए? सीएम। तो दूसरे लिखो जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास। माणिकलाल वर्मा चुनाव हारे हुए थे तो बनते कैसे? ये दोबारा आगे जीत के आगे, वो दोबारा जीत नहीं पाए। अच्छा, टीकाराम पालीवाल का क्या किया जाए? जो सीएम है उसको आप हटा रहे हो, 6 महीने के अंदर अंदर हटा दिया। इसलिए टीकाराम पालीवाल को कहा कि आपको डिप्टी पीएम बना देते, डिप्टी सीएम बना देते हैं। इसी में लिख लो टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री। हालांकि वो नाराज तो बड़े हुए, पर टीकाराम पालीवाल को पता था कि पुदीना ज्यादा है नहीं अपने पास। थ्री इडियट मूवी देखी है? उसमें एक डायलॉग है कि जब आप फेल होते हो तब तो दुख होता ही है, लेकिन जब आपका दोस्त पास हो जाता है तो दुख ज्यादा होता है। अब जैसे पता चला कि जय नारायण व्यास सीएम बन गए तो माणिकलाल वर्मा तक की मुंह डाल डाल के रो रहे थे। माणिकलाल वर्मा ने कहा ये क्या हुआ? नाच नाच का आदमी सीएम बन गया, पंचेड़ा गा के घंट छुल गए, अपना नंबर नहीं आ रहा। जो काम कभी व्यास जी और वर्मा जी मिलकर शास्त्री जी के खिलाफ कर रहे थे, रलाल शास्त्री को हटाने के लिए कर रहे थे, अब एग्जैक्टली वही काम माणिकलाल वर्मा ने व्यास जी के खिलाफ किया। अब माणिकलाल वर्मा दिल्ली जा कह रहे थे कि जय नारायण व्यास भ्रष्ट है, जय नारायण व्यास राजा के आदमियों का साथ देता है, जय नारायण व्यास ये करता है, जय नारायण व्यास वो करता है। फाइनली नेहरू जी तंग हो गए और नेहरू जी को लगा रहे है क्या राजस्थान में, और नेहरू जी ने उधर से 2 बंदे भेजे कि जाओ राजस्थान में जाके पता लगाओ कि क्या करना है क्या नहीं करना। आगे व्यास जी से पूछा कि व्यास जी वोट आपके खिलाफ है, एमएलए आपके खिलाफ है, वर्मा जी दिल्ली आके हमें शिकायत करते हैं। और व्यास जी ने कहा वर्मा जी तो खुद ही एमएलए नहीं है, इनके साथ कौन एमएलए? तब तक कांग्रेस में सारे एमएलए हो गए थे 110। कितने एमएलए हो गए? क्योंकि महाराजा हनुवंत सिंह के मरने के बाद उनकी पार्टी टूट गई और उनके जो एमएलए थे वो कांग्रेस ज्वाइन कर गए, कई निर्दलीय बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर गए। तब दल बदल का कानून लागू नहीं हुआ करता था, तो कोई भी किधर भी जा सकता था। तो 110 के आसपास एमएलए। तो व्यास जी का एक काम करो, वोटिंग करवा लो, 110 एमएलए में वोटिंग करवा लो, जिसकी तरफ ज्यादा एमएलए आएंगे उसको क्या बना दिया जाएगा? सीएम। गए साहब। वर्मा जी ने कहा कि हाँ वर्मा जी बताओ भाई आप सीएम किसको बनाना चाहते हो? व्यास जी मुस्कुराए। व्यास जी ने कहा वर्मा जी आप ही लड़ दो चुनाव। वो कहना चाहते थे भाई खुद तो एमएलए नहीं हो तो लड़ोगे कैसे? वर्मा जी ने कहा चिंता मत करो व्यास जी, हम उस आदमी को चुनाव लड़ाएंगे आपके सामने जो सबसे यंग है, एकदम यंग लड़के को चुनाव लड़ाएंगे और जीतेगा। और सबसे यंग था मोहनलाल सुखाड़ी, मात्र 36 साल का एक लड़का। कितने साल का? 36 साल का एक लड़का। और कहा कि साहब इनको चुनाव लड़वा दिया जाए इनके सामने, और उनके सामने 36 ही नहीं शायद 34 एक साल के हुआ करते थे कि इनको चुनाव लड़ाया जाए सामने। 38 हो गया सर, 30 के थे, 38 एक साल के थे, 38 साल की एज थी, इतना ही कुछ था, मैं भूल रहा हूँ एग्जैक्टली। कहीं इनको लड़ाया जाए चुनाव, और माणिकलाल वर्मा को उनके सामने चुनाव लड़ाया गया। फाइनल रिजल्ट आया, रिजल्ट के अंदर व्यास जी को वोट मिले 51 और मोहनलाल सुखाड़िया को वोट मिले 59। व्यास जी 8 वोट से हार गए। कितने वोट से हार गए? 2 साल के अंदर अंदर राजस्थान तीसरा सीएम देख रहा था। 1952 में टीकाराम पालीवाल, 6 महीने बाद जय नारायण व्यास, 2 साल बाद 1954 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया। तो तीसरे सीएम लिखो मोहनलाल सुखाड़िया।
तीसरे सीएम लिख लो, मोहनलाल सुखाड़िया। लिख लिया? 38 साल की उम्र में जाके बने थे। एक बार बने मोहनलाल सुखाड़िया, उसके बाद 17 साल तक रहे। लगातार कितने साल तक? 1954 से लेके 1971। कब से कब तक? 1954 से लेके 1900। कोई पूछे राजस्थान के सबसे यंग सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कोई पूछे राजस्थान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कोई पूछे आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। जो लंबे टाइम तक रहेगा वो आधुनिक बना के जाएगा, बस ज्यादातर काम उनके टाइम में होंगे, तो बाद में मोहनलाल सुखाड़िया थे। अब और सुनो, कितने वोट से आ रहे जयनारायण व्यास? कितने वोटों से? और सुनो, वोटिंग होने से पहले 9 लोग एक तरफ जाके मीटिंग कर रहे हैं। कितने लोग मीटिंग कर रहे हैं? वो 9 लोग इस बात पर नाराज है कि व्यास जी ने टीकाराम पालीवाल को क्यों हटाया था। व्यास जी ने टीकाराम, एक टीकाराम पालीवाल, 8 उनके समर्थक, 9 लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं भाई व्यास और वर्मा में, व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया में अपने किसको वोट दें? उनका व्यास को तो मरी नहीं देंगे। इस व्यास ने अपने को सीएम से हटाया था, इसलिए अपने वोट किसको देंगे? मोहनलाल सुखाड़िया। इसलिए 9 लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया को। जाते हुए को पीछे पीछे टीकाराम पालीवाल थे, उनको व्यास जी पकड़ते हैं और व्यास जी पकड़ के उनको कहते हैं कि तुम यदि सुखाड़िया को वोट दे भी दोगे, सुखाड़िया सीएम बन जाएगा, पर सुखाड़िया क्या तुम्हें डिप्टी सीएम बना देगा? मैंने डिप्टी सीएम तो बना रखा है। और टीकाराम पालीवाल का हृदय परिवर्तन हुआ। टीकाराम पालीवाल वोट दे के व्यास जी को, उनके 8 समर्थक वोट दे के मोहनलाल सुखाड़िया को। व्यास जी 8 वोटों से आ रहे हैं। व्यास जी कितने वोटों से आ रहे हैं? 8 वोटों से व्यास जी उसके अंदर आ रहे थे। पर व्यास जी एक बार बने, उसके बाद सॉरी सुखाड़िया जी एक बार बने, उसके बाद कितने साल तक रहे? मुझे मैं कई बार सोचता हूं यार, किसी का पॉलिटिकल करियर यदि हो तो मोहनलाल सुखाड़िया जैसा हो। 38 साल की उम्र में सीएम बने, 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए। 17 साल 55 हो गए। लोगों को 55 साल में एमएलए की टिकट मिलती है। सुखाड़िया जी 55 साल की उम्र में तो 17 साल राजस्थान के सीएम रह गए थे। इससे अच्छा पॉलिटिकल करियर किसी आदमी का नहीं हो। और मैं कहता हूं जो सुखाड़िया जी तब भी नहीं हटते। भारत में एक बड़ा पंगा हो गया। हुआ क्या कि सेंटर में अपने पहले चुनाव के अंदर पीएम कौन बन गए? नेहरू जी। 52 में नेहरू जी बने। 57 में दोबारा चुनाव वापस कौन बन गए? नेहरू जी। 62 में दोबारा चुनाव वापस कौन बन गए? नेहरू जी। पर 64 में भारत चाइना युद्ध के बाद नेहरू जी की तबीयत खराब रहने लग गई। नेहरू जी को बड़ा विश्वासघात लगा कि यार चाइना अपने पर आक्रमण कर गया, जबकि वो नारे लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई। और नेहरू जी की तबीयत खराब हुई। 64 में नेहरू जी की क्या हो गई? डेथ। अब देश का प्रधानमंत्री कौन बने? उस समय बहुत बड़े एक नेता हुआ करते, मोरारजी भाई देसाई। नेता कौन थे? और मोरारजी भाई देसाई का नंबर था। वित्त मंत्री हुआ करते और मोरारजी भाई देसाई ने अपना जोधपुरी कोटमेंट अंदर से निकाला और तैयार की, प्रेस व्रेस कराई, भाई अपने को प्रधानमंत्री पद की क्या लेनी है? शपथ। एक दूसरा नाम जो थोड़ा थोड़ा चल रहा है, वो चल रहा है लाल बहादुर शास्त्री। किसका चल रहा? पर बड़े नेता मोरारजी भाई देसाई है। लाल बहादुर शास्त्री उनकी तुलना में कतई बड़े नेता नहीं। उल्टे लाल बहादुर शास्त्री मंत्री भी नहीं है, मोरारजी भाई देसाई वित्त मंत्री है। पर लाल बहादुर शास्त्री बड़े दिमाग वाले आदमी थे। लाल बहादुर शास्त्री ने एक पत्रकार को बुलाया और पत्रकार को बुला कहा कि कल के अखबार में एक न्यूज छाप, और उस न्यूज के अंदर ये लिखो कि कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर राजी। कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर। तब न तो ज्यादा फोन होते थे, न सोशल मीडिया हुआ करता था। उस पत्रकार ने न्यूज छापी कि कांग्रेस में लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर सर्वसम्मति। सर्वसम्मति का मतलब सभी राज। अब मान लो आप कांग्रेस के नेता हो, आपने अखबार पढ़ा, आपने कहा अच्छा सर्वसम्मति, अच्छा बाकी सबसे पूछ लिया, चलो अपने से नहीं पूछ पाए होंगे। मैंने अखबार पढ़ा, अच्छा सबके हो गए, तो अपने सबके दिमाग में एक बात आई कि पूरी कांग्रेस किसके नाम पर राजी है। अब मीटिंग बुलाई, लाल बहादुर शास्त्री बैठे, मोरारजी भाई देसाई बैठे, पूरी कांग्रेस से पूछा हाँ भाई बताओ किसको पीएम बनाया जाना चाहिए। अब सबके मन में है कि जब सारे राजी लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर, मैं यदि मोरारजी का नाम ले गया तो अकेला पड़ जाऊंगा। इसलिए सबने कहा कि कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। बिल्ली के बाग का छिंका टूटा, शास्त्री जी बने प्रधानमंत्री। वो जो पत्रकार थे, उन पत्रकार का नाम था कुलदीप नैयर। क्या नाम था पत्रकार? कुलदीप नैयर। वो खबर छाप गए थे, उस खबर ने शास्त्री जी को इधर प्रधानमंत्री बनवा दिया। शास्त्री जी की 2 साल में फिर एक्सीडेंटल डेथ हो गई। शास्त्री जी बहुत अच्छे पीएम साबित हुए, पर 66 के अंदर शास्त्री जी भी ताशकंद में समझौता करने गए 65 वाले वॉर के बाद, और वहां शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर मोरारजी भाई देसाई ने एक बार फिर अपना कोटमेंट बाहर निकाला और मोरारजी भाई देसाई ने कहा अब कौन है? अब तो मैं ही हूं, और तो कौन बनेगा। उस समय कांग्रेस के एक अध्यक्ष हुआ करते जिनका नाम था के कामराज। क्या नाम था? तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता हुआ करते के कामराज, मंत्री हुआ, मुख्यमंत्री रहे थे तमिलनाडु के कामराज ने नेहरू जी को एक प्लान दिया था। जब नेहरू जी जिंदा थे तब एक प्लान दिया था कि नेहरू जी
कांग्रेस के सारे बड़े नेता या तो मुख्यमंत्री बन गए या मंत्री बन गए, तो कांग्रेस का काम कौन करेगा? संगठन कौन चलाएगा? भाई ऑर्गेनाइजेशन नाम की जनता को जोड़ना, पार्टी को चलाना, ये कौन करेगा? इसलिए मंत्रियों को हटा के संगठन में भेजो और संगठन के लोगों को इसके अंदर लेके आओ, मंत्री बनाओ, ताकि एक्सचेंज हो जाए। इसको कामराज प्लान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कामराज प्लान बोलते हैं। नेहरू जी के मरने के बाद तो कामराज ने प्लान दिया, तो कामराज बन गए कांग्रेस के अध्यक्ष। तो नेहरू जी के मरने के बाद कांग्रेस पे होल्ड यदि किसी आदमी का था, तो किसका था? के कामराज को पता था कि यदि मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बन गए तो अपनी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि मोरारजी भाई देसाई बहुत ही होल्ड वाले नेता थे। गुजरात महाराष्ट्र को मिला के बॉम्बे होता था, बॉम्बे के मुख्यमंत्री रहे हुए थे, पैसे वाले थे, वित्त मंत्री रहे हुए थे। यार ये अपनी बात नहीं मानेगा, तो के कामराज खुद बन जाओ। के कामराज को हिंदी नहीं आती थी, उनको लगता था भारत के प्रधानमंत्री कम से कम हिंदी तो आनी चाहिए। उनको खाली तमिल आती, ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती। तो क्या यार अपनी उधर पार पड़ेगी नहीं जाके, तो क्या किया जाए, ऐसे आदमी को बनाओ जो अपनी बात मानता रहे। इसलिए लेके इंदिरा गांधी। किसको लेके? नेहरू जी की बेटी थी, तो नेहरू जी की बेटी के नाम पे कांग्रेस राजी हो जाएगी। और इंदिरा गांधी बोलती नहीं थी किसी से, चुपचाप रहा करती। फिर के कामराज नेहरू जी के बराबर के नेता थे, तो कभी के कामराज नेहरू जी के घर भी जाते होंगे तो इंदिरा गांधी धोख देती होगी, कामराज अंकल आ गए, कामराज अंकल आ गए, है ना। कामराज अंकल पूछते होंगे, अच्छा इंदू 9th में कितने % आए? इंदू बेटा मैथ्स में नंबर कम है, प्लीज मैथ्स का थोड़ा ध्यान दो, तुम इंग्लिश तुम्हारी अच्छी है। तो इंदिरा गांधी तो उनके लिए वैसे थे यार, तो उनको लगा किसको बना दिया जाए? इंदिरा। जैसे कहा कि इंदिरा गांधी को बना जाए, तो मोरारजी भाई देसाई ने कहा था कि गूंगी गुड़िया को कहां से ले आए? ये गुड़िया गूंगी है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। पर वो गूंगी गुड़िया जब सीट पर बैठी, तब उसने बताया कि मैं दुर्गा हूं, दुर्गा, मैं बताऊंगी तुम्हें क्या क्या करना है। 66 के अंदर इंदिरा प्रधानमंत्री बनते हैं, 67 में दोबारा लोकसभा के चुनाव होते हैं, 67 में कांग्रेस वापस जीतती है, इंदिरा दोबारा प्रधानमंत्री बन के आते हैं। 69 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की डेथ हो जाती है। पद पे रहते हुए एक्सपायर होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे जाकिर हुसैन की डेथ हो गई। बेंगलोर में कांग्रेस की एक मीटिंग होती है, उस बेंगलोर कांग्रेस की मीटिंग के अंदर यह तय करना है कि कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रपति का चुनाव कौन लड़ेगा। 15 लोग बैठे, 15 लोगों को कहा गया कि एक पर्ची पे नाम लिख के दो कि किसको अगला राष्ट्रपति बनाना चाहिए कांग्रेस की तरफ से। 14 पर्चियों पे नाम लिखा हुआ था नीलम संजीवा रेड्डी। क्या नाम लिखा हुआ था? जो कि उस समय लोकसभा के स्पीकर थे। क्या थे? लोकसभा के। एक पर्ची पे नाम लिखा हुआ था बाबू जगजीवन राम। क्या नाम लिखा हुआ है? बाबू जगजीवन राम, जो एक बड़े मंत्री हुआ करते उन दिनों में, दलित नेता थे बहुत बड़े। वो एक नाम तो लिखा हुआ है इंदिरा गांधी का, बाकी 14 नाम लिखे कांग्रेस के बाकी नेताओं के। मतलब इंदिरा गांधी चाहती है जगजीवन राम बने और 14 नेता चाहते हैं क्या कौन बने? नीलम संजीवा रेड्डी। इंदिरा गांधी तो हार गई। आप देश की प्रधानमंत्री और आपकी तो कांग्रेस में नहीं चल रही। आप 14-1 से हारे हैं। इंदिरा गांधी होटल में आई वापस, बहुत तमतमाया हुआ चेहरा, और इंदिरा सोच रही है कि जब कांग्रेस में नहीं चल रही तो मुझे रिजाइन क्यों ना दे देना चाहिए, फिर मैं पीएम बन के क्या करूं। भाई आप में वोटिंग करवाया, आपकी वोटिंग में मेरा ही वोट आएगा, मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सारे वोट मेरे खिलाफ आए तो मैं क्या करूं आपको पढ़ा के, फिर मुझे चले जाना चाहिए। तो इंदिरा को लगा कि यार अपने पक्ष में तो एक ही वोट नहीं। इंदिरा सोच रही है कि मुझे रिजाइन करना चाहिए। इंदिरा अपने रूम में बैठे, बाहर उनका पीए टहल रहा है, तभी उनके पास कांग्रेस का एक यंग एमपी आया, और उस एमपी ने आगे उस पीए से पूछा कि मैडम का क्या प्लान है। तो उसने कहा मैडम गोइंग टू रिजाइन, मैडम रिजाइन करना। दिमाग खराब, रिजाइन करेगी मैडम? क्यों करेगी? मतलब नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना है और मैडम इसके पक्ष में। तो कहा हाँ, तो मेरे को बात करने दो एक बार। उस पीए ने उस यंग एमपी को इंदिरा से मिला। उस यंग एमपी ने जाकर कि मैडम रिजाइन का तो सोचना ही नहीं है, रिजाइन तो करना ही नहीं। तो मैडम ने कहा रिजाइन का तो मैं नहीं सोच रही, पर मैं अब सोच रही हूँ नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में मैं भी आ जाऊं और इनको राष्ट्रपति बना दे। तो मैडम दिमाग खराब है, ये फर्जी आदमी, धाप के फर्जी आदमी नीलम संजीवा रेड्डी, जो लोकसभा का स्पीकर होने के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष के कार्यालय में बैठ के ये मीटिंग करता है कि इंदिरा को कैसे हटाया जाए, उस आदमी को आप कहते राष्ट्रपति बनाया जाए। उसने कहा कि यंग मैन, पार्टी पूरी उसके साथ है। मैडम पार्टी कौन होती है? बूढ़े ठाड़े लोग बेटे के कामराज जैसे, ये इसके साथ में मैं पार्टी हूं, मैं कांग्रेस के अंदर हूं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इंदिरा फिर कुछ नहीं समझे। इंदिरा ने कहा चलो मैं आई विल थिंक, सोचती हूं मैं। दिल्ली आए, दिल्ली आगे राष्ट्रपति पद का नॉमिनेशन करने के लिए जाना है। नीलम संजीवा रेड्डी का पद का नॉमिनेशन किया गया, इंदिरा साथ में गए, पर्चा भरवा के आए। वापस घर पे तो वापस 3 एमपी मिलने के लिए, एक वही एमपी जो बेंगलोर में मिला, 2 अपने साथ में और लेके गए। वापस जाकर मैडम गलत डिसीजन है और हमसे नीलम संजीवा रेड्डी को वोट नहीं दिए जाएंगे। नीलम संजीवा रेड्डी राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का उम्मीदवार कैसे हो सकता है? तो इंदिरा ने पूछा कि अब चूंकि कांग्रेस ने खड़ा कर दिया है यंग मैन, तो यदि नीलम संजीवा रेड्डी चुनाव लड़ेंगे, तुम वोट किसको दोगे? तुम कांग्रेस के एमपी हो, तुम्हें वोट देने पड़ेंगे। उसने कहा कि मैडम मैं मेरे वोट को अरब सागर में फेंक दूंगा, पर नीलम संजीवा रेड्डी को वोट नहीं दे के आऊंगा, किसी को वोट दे दिया जाएगा।
तो इंदिरा गांधी को लगा कि लोग इतने कट रहे हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी के खिलाफ और मेरे साथ खड़े हैं, तो क्या करना चाहिए? मैडम कैंडिडेट खड़ा कर दो खुद का, कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाए, बाद देखेंगे क्या करना है। और इंदिरा घोषणा करती है कि उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़वाया जाएगा। इंदिरा की तरफ से वीवी गिरी, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से नीलम संजीवा रेड्डी, मतलब कांग्रेस की तरफ से दो उम्मीदवार। आप ये मान लो कि नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार अलग और बीजेपी का उम्मीदवार अलग, वीवी गिरी। वो जो तीन नेता ये जाके कह रहे थे, इंदिरा गांधी को ये बात बता रहे थे, उनमें जाके एक जो आगे ज्यादा बोल रहे थे, आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर, उसमें दूसरे नेता आगे चलकर भारत के उपराष्ट्रपति बने कृष्णकांत, उनमें एक चलकर आगे भारत के बहुत बड़े मंत्री बने मोहन धारिया। वो तीन यंग ट्रक्स की वो टीम थी, युवा तुर्क बोलते हैं उनको, उन्होंने जाके इंदिरा को कन्विंस किया, इंदिरा वीवी गिरी को चुनाव लड़वाते हैं। अब कांग्रेस की तरफ से दो खड़े हैं, वीवी गिरी खड़े हैं और कौन खड़े हैं? नीलम संजीवा। अब कांग्रेस के ये नहीं समझ में वोट दे किसको। कांग्रेस राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालता कौन है? एमपी और एमएलए। एमपी एमएलए है तो बेचारे कांग्रेस के, कांग्रेस का वीवी गिरी, कांग्रेस के नीलम संजीवा रेड्डी, तो वोट किसको दे? तो इंदिरा गांधी ने कहा अंतरात्मा की आवाज, अंदर के राम जी से पूछा जाए। अंदर का राम जी गए नीलम संजीवा रेड्डी को तो नीलम संजीवा रेड्डी, अंदर का राम जी गए वीवी गिरी तो वीवी गिरी। अपने सुखाड़िया जी ने अंदर के राम जी से पूछा कि राम जी वोट किसको दे? अंदर के राम जी ने सुखाड़िया जी का नीलम संजीवा रेड्डी। इसलिए अपने राजस्थान वाले वोट किसको देंगे? नीलम संजीवा रेड्डी। जीते वीवी गिरी। जैसे वीवी गिरी जीते तो इंदिरा को समझ में आया कि इन बूढ़ियों की कोई औकात नहीं है। इंदिरा गांधी ने लात मार के बाहर निकाला इन सबको, बाहर निकलो, आज के बाद तुम्हारी कोई कांग्रेस नहीं, कांग्रेस मेरी है। और इंदिरा ने अपनी कांग्रेस बनाई, कांग्रेस आई। क्या बनाई? ये तो आज कांग्रेस है, कांग्रेस आई है, कांग्रेस इंदिरा है। वो अपनी कांग्रेस अलग बना गए, कांग्रेस ओ, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, संगठन वालों की कांग्रेस अलग होगी। पर वो कांग्रेस कहां गई आज तक पता नहीं है। ये जो कांग्रेस चल रही है कौन सी कांग्रेस है? अब इंदिरा गांधी जब अपने अलग कांग्रेस बना लेती है, तब इंदिरा गांधी ने कहा लिस्ट बनाओ, रेड्डी को वोट कौन कौन दे के आया था। पता चला कि सुखाड़िया जी वोट दे के आए थे। इंदिरा गांधी ने सुखाड़िया जी को फोन किया कि सुखाड़िया जी राजी मत इस्तीफा दे दोगे तो इज्जत बची रहेगी, वरना निकालना मुझे आता है। इसलिए सुखाड़िया जी ने रिजाइन किया 71 में। सुखाड़िया जी को सम्मानजनक विदाई दी गई, साउथ इंडिया में राज्यपाल बना दिया। क्या बना दिया गया? पर अब दिक्कत यह कि राजस्थान का सीएम किसको बनाया जाए? लंदन के किसी एक होटल के अंदर एक फोन घनघनाता है, वहां पर एक पीए फोन उठाता है, इधर से मैडम लाइन पर है, मैडम ने कहा कि भैया से बात करवाइए। पीए ने कहा कि भैया अभी थोड़े से बाहर गए, मैं आते ही कहना मैडम से बात की जाए। थोड़ी देर में भैया लौटे, भैया को कहा गया कि मैडम का फोन आया था, उन्होंने वापस मैडम को फोन मिलाया कि जी भाभी जी क्या कर रहे थे? कहा कि फटाफट आप जयपुर आइए और जयपुर आके मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लीजिए। उधर से जो लंदन से फोन पर बोल रहे थे वो थे बरकतुल्ला खान, वो भाभी जी या मैडम थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने राजस्थान का नया सीएम किसको बना दिया था? देखो चौथा बरकतुल्ला खान। तो चौथे सीएम कौन बने अपने? तो कहने का मतलब यह है कि यदि राष्ट्रपति वाला मैटर ना हो तो मुझे लगता है सुखाड़िया जी 2022 तक सीएम रहते। सुखाड़िया जी अमर हो जाते, मरते ही नहीं, न सीएम से हटते। पर आदमी बाद में हटे तो बाद में वह थोड़े दिनों में वह ठीक है, हो गया। तो बरकतुल्ला खान। अब लिखो 7वां चरण। तो 4 शुरुआत वाले याद रखना, याद रहेगी बात है पॉलिटिक्स कैसे बदल गई थी। देखो 7वां चरण, 7th फेज। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो जाती है। वल्लभ भाई पटेल की डेथ कब हुई? दिसंबर 1950 के आसपास वल्लभ भाई पटेल की डेथ हो गई। देश का एकीकरण करने वाले बंदे कौन? वल्लभ भाई पटेल। पर जैसे वल्लभ भाई पटेल की डेथ हुई, पूरा भारत ये कहने लगा कि हमारा विलय गलत हुआ है, हमें ढंग से नहीं मिलाया गया। वल्लभ भाई पटेल एक राज्य बना के गए थे, उस राज्य का नाम था मद्रास। क्या नाम था? जिसमें आज का आंध्र प्रदेश और आज का तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों को मिला के एक राज्य था। राज्य का नाम क्या था? मद्रास। मद्रास की राजधानी भी मद्रास। तो आंध्र प्रदेश वालों का कहना था कि जब इस राज्य की राजधानी मद्रास है, मद्रास तमिलनाडु साइड में पड़ता है, तो इसमें चलती तमिलों की है। हम तेलुगुओं को न तो मिलती है नौकरी, न मिलते हैं कोई अच्छे पद, न कोई सुविधाएं मिलती है, इसलिए हमें अलग करो। तमिलों का राज्य होना चाहिए तमिलनाडु, तेलुगुओं का राज्य होना चाहिए आंध्र प्रदेश। हमारा राज्य अलग बनाओ, भाषा के आधार पर हमारा राज्य अलग होगा। नेहरू जी मना कर गए कि नहीं बनाएंगे। मेरे ये भी कभी नहीं समझ में आया कि नेहरू जी मना कैसे कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के टाइम में सेम डिमांड करती थी कांग्रेस की भाषा के आधार पर राज्य होने चाहिए। कि जब अंग्रेज थे तब आप कह रहे थे अंग्रेजों को कि भाषा के आधार पर राज्य बनाओ, और जब खुद की पावर आई तो आपने कहा भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे। आंध्र प्रदेश के एक नेता थे श्री पोटी रामल्लू। क्या नाम था? श्री पोटी रामल्लू। भूख हड़ताल पे बैठ गए।
नेहरू जी ने कहा भले ही बैठ जाओ भूख हड़ताल पे, मैं तो नया राज्य नहीं बनाऊंगा। श्री पोटी रामल्लू 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद शहीद हो गए। और जैसे ही श्री पोटी रामल्लू मरे, आंध्र प्रदेश में दंगे हुए, तमिलों को पकड़ पकड़ के भयंकर मारा गया। जहां तमिलनाडु की बसें दिखे फोड़ दी जाए, तमिलनाडु की गाड़ियां दिखे फोड़ दी जाए, तमिलनाडु का बंदा दिखे मारा जाए। तो नेहरू जी ने हाथों हाथ सरेंडर किया और कहा बना दिया आंध्र प्रदेश। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बना दिया गया आंध्र प्रदेश। जब आंध्र प्रदेश बना तो बाकी लोगों ने कहा कि भाई साहब आंध्र प्रदेश वाले आंदोलन करे तो भाषा के आधार पर बना दो, तो हमने कौन सी मोरनी की बातें हमारे यहाँ। और अब सारे राज्य ये मांग करे। पंजाबी कहे हम हिंदी वालों के साथ नहीं रहेंगे, गुजराती कहे कि हम इन मराठियों के साथ में नहीं रहेंगे, नदी वाले कहे कि हम पहाड़ वालों के साथ नहीं रहेंगे, मैदान वाले कहे कि हम नदी वालों के साथ नहीं रहेंगे, उधर वो नागे कहे कि हम कपड़े वालों के साथ नहीं रहेंगे। पंजाब कहे हरियाणा को अलग करो, हिमाचल कहे कि पंजाब से अलग करो, गुजरात कहे महाराष्ट्र से अलग करो, उधर नागालैंड कहे हमें असम से अलग करो। और नागालैंड वाले तो और अलग ही, मतलब कोई फॉर्म में जी रहे वो कह रहे हमारा देश बनाओ, राज्य नहीं देश बनाओ, नागाओं का अलग देश हो, नागालैंड अलग कर दिया जाए। तो मामला बड़ा गंभीर, भारत सरकार को लगा मामला उलझ जाएगा। जब भी सरकार पर दिक्कत है सरकार जांच समिति बना दो। इसलिए कहा राज्य का गठन तो पहले कर दिया गया, अब हम करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। क्या करेंगे? इसलिए एक बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या बनाया गया? लिखो, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर, ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, डैश लगा दो, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर। अब भारत सरकार ने कहा भाई एक कमीशन बना दिया, इस कमीशन के पास आओ और इस कमीशन के पास आके बताओ कि किस किस के कहां कहां दिक्कत है। दिक्कत तो अपने भी थी, तो अपने राजस्थान वाले गए, राजस्थान वालों ने कहा कि सबसे पहले तो अबू देलवाड़ा दौरे ये हमारा है, तुम सरेआम धोखेबाजी करके लेके गए हो, इसलिए अबू देलवाड़ा अपने को 7वें चरण में दिया गया। इसलिए मिल गया क्योंकि वल्लभ भाई पटेल मर गए थे। यदि वल्लभ भाई पटेल जिंदे होते तो अबू देलवाड़ा आज भी अपने पास में, देखो अबू देलवाड़ा राजस्थान में मिला दिया गया। अबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन राजस्थान, वर मर्ज्ड इन राजस्थान। अबू एंड देलवाड़ा वर मर्ज्ड इन राजस्थान, अबू व देलवाड़ा राजस्थान में मिला दिए गए। एक नंबर लगा के लिखना ना, 1 2 3 4 लगा के लिखना। अबू व देलवाड़ा राजस्थान में मिला दिए गए। फिर किसी ने जागकार है, मूर्खों, ये कैसा राज्य बनाया आपने जिसमें एक राज्य है जिसमें यह राजस्थान है, यह राजस्थान है और बीच में अजमेर मेरठ है। मतलब राज्य को राज्य में जाने के लिए बीच में केंद्र शासित प्रदेश को क्रॉस करना पड़ेगा। तो कहा ये भी तुम रख लो। तो अजमेर मेरवाड़ा भी किसमें मिला दिया गया? राजस्थान। देखो अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान, अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। उधर मध्य प्रदेश में एक जगह थी सुनेल टप्पा। कौन सी जगह थी? अपने राजस्थान वाली बाउंड्री में आती थी। तो कहा ये राजस्थान को दे दो। लिखो मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिला दिया गया। सुनेल टप्पा ऑफ एमपी वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिला दिया गया। सुनेल टप्पा ऑफ एमपी वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा राजस्थान में मिला दिया गया। सुनेल टप्पा ऑफ एमपी वॉज मर्ज्ड इन राजस्थान। मध्य प्रदेश वाले बड़े नाराज हुए, उन्होंने कहा यार नाम टप्पा है तो किधर भी टप्पा खिला लोगे? अरे का ऐसे मत करो यार, तुम्हें हम वापस दे देंगे एक जगह। तो अपनी एक जगह थी सिरोंज। कौन सी जगह थी? ये हमने मध्य प्रदेश को दे दी। लिख लो राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया। सिरोंज ऑफ राजस्थान वॉज गिवन टू एमपी। राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया। सिरोंज ऑफ एमपी वॉज गिवन, सिरोंज ऑफ राजस्थान वॉज गिवन टू एमपी। राजस्थान का सिरोंज मध्य प्रदेश को दे दिया गया। किसको दे दिया गया?
ये पूरा सब कुछ जाके कंप्लीट होता है 1 नवंबर 1956। कब कंप्लीट होता है? नीचे अलग से एक लाइन लिखो, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, ऑन 1 नवंबर 1956 एडी, 1 नवंबर 1956 ईस्वी को, ऑन 1 नवंबर 1956 एडी, राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वाज कंप्लीटेड। राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान वाज कंप्लीटेड। 54 से 71 तक अपने सीएम कौन थे? सुखाड़िया जी। तो एकीकरण कंप्लीट हुआ तब अपने सीएम कौन होंगे? सुखाड़िया जी। लिख लो, मोहनलाल सुखाड़िया इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया वो सीएम ऑफ राजस्थान दिस टाइम। मोहनलाल सुखाड़िया इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया वो सीएम ऑफ राजस्थान दिस टाइम। मोहनलाल सुखाड़िया इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। मोहनलाल सुखाड़िया वो सीएम ऑफ राजस्थान दिस टाइम। अच्छा, क्या क्या मिलाया था? अबू देलवाड़ा। तो अबू देलवाड़ा ऐसे तो कैसे दे दें? गुजरात को दे चुके थे वो, पूरा पूरा इतना प्रदेश लेना। तो हमने हमारी तरफ से 2 आदमी भेजे थे भारत सरकार से बात करने के लिए। एक बहुत बड़े जैन मुनि थे, मुनि जिनविजय सूरी। क्या नाम था? और एक इतिहासकार हुआ करते दशरथ शर्मा। इतिहासकार कौन थे? हमने इतिहासकार को भेजा कि जाओ और जाके बताओ कि सिरोही में चौहानों का राज था। किसका राज था? और सिरोही वाले चौहान जालोर से गए थे। यदि जालोर राजस्थान के अंदर है तो सिरोही भी किधर आना चाहिए? हमने मुनि जिनविजय सूरी को आगे आप जाके समझाओ कि देलवाड़ा जैनों का तीर्थ वो हमारा है। इन 2 को भेजा। तो कोई पूछेगा कि राजस्थान से कौन सी समिति अबू देलवाड़ा की बात करने के लिए गई थी? मुनि जिनविजय सूरी समिति। कौन सी समिति थी? लिखो, अबू देलवाड़ा के विलय के लिए, फॉर मर्डर ऑफ अबू देलवाड़ा। अबू देलवाड़ा के विलय के लिए, फॉर मर्डर ऑफ अबू देलवाड़ा। अबू देलवाड़ा के विलय के लिए, फॉर मर्डर ऑफ अबू देलवाड़ा, मुनि जिनविजय सूरी समिति बनाई गई थी। मुनि जिनविजय सूरी कमेटी वॉज फॉर्म्ड। मुनि जिनविजय सूरी समिति बनाई गई थी। मुनि जिनविजय सूरी कमेटी वॉज फॉर्म्ड। मुनि जिनविजय सूरी समिति बनाई गई थी। मुनि जिनविजय सूरी कमेटी वॉज फॉर्म्ड। तथा इतिहासकार दशरथ शर्मा भी समिति के सदस्य थे। एंड इतिहासकार दशरथ शर्मा वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस कमेटी। तथा इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इस समिति के सदस्य थे। एंड हिस्टोरियन दशरथ शर्मा वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस कमेटी। इतिहासकार दशरथ शर्मा भी इस समिति के सदस्य थे। एंड हिस्टोरियन दशरथ शर्मा वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस कमेटी। एक क्या लिया था हमने? अजमेर मेरवाड़ा। अच्छा, अजमेर मेरवाड़ा पहले क्या हुआ करता था? केंद्र शासित। तो जब केंद्र शासित प्रदेश था ना, तो यहाँ एक विधानसभा हुआ करती, और विधानसभा को बोलते धारा सभा। क्या बोलते? उसमें 30 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? और यहाँ सीएम बनता था अजमेर का अलग से, और यहाँ के सीएम हुआ करते हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? याद आ गया? लिखो, 2-3 लाइन और लिखो। लिखो, पहले अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। अर्लियर अजमेर मेरवाड़ा वो जे चीफ कमिश्नरी। पहले अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। अर्लियर अजमेर मेरवाड़ा वो जे चीफ कमिश्नरी। पहले अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। अर्लियर अजमेर मेरवाड़ा वो जे चीफ कमिश्नरी। तथा यहां 30 सदस्यों की एक धारा सभा होती थी। एंड देयर वाज ए धारा सभा विद 30 मेंबर्स। तथा यहां 30 सदस्यों की एक धारा सभा होती थी। एंड देयर वाज ए धारा सभा विद 30 मेंबर्स। तथा यहां 30 सदस्यों की एक धारा सभा होती थी। एंड देयर वाज ए धारा सभा विद 30 मेंबर्स। 30 सदस्यों क्या होती थी? तथा हरिभाऊ उपाध्याय मुख्यमंत्री थे। एंड हरिभाऊ उपाध्याय वो सीएम। कहां के? पूरा लिख लेना। तथा हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। एंड हरिभाऊ उपाध्याय वॉज सीएम ऑफ अजमेर मेरवाड़ा। हरिभाऊ उपाध्याय अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। अब जब बात आई ना कि भाई अजमेर मेरवाड़ा को किसके अंदर मिलाएंगे? राजस्थान। तो हरिभाऊ उपाध्याय अड़ गए। हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा कि ना, छोटा राज्य अजमेर मेरवाड़ा, यदि इसको बड़े राज्य में मिला दिया तो इसका विकास रुक जाएगा। छोटे राज्यों का विकास तेज गति से होता है, बड़े राज्यों का विकास इतनी तेज गति से
इसलिए मैं विरोध करता हूं अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाने। लोग मुस्कुराए, लोगों ने कहा कि उपाध्याय जी हम जानते हैं कि विकास अजमेर का नहीं रुकेगा, आपका रुकेगा, क्योंकि आपको राजस्थान में कोई भी सीएम है, पर इन्होंने तो दौड़ खाई थी, विरोध किया था। स्टार लगा के लिखो, लिखो 2-3 लाइन और लिख लो ताकि टॉपिक कंप्लीट हो जाए। परसों टेस्ट है आपका, टेस्ट है ना? तो फिर लिखो। तो हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा के विलय का विरोध किया था। हरिभाऊ उपाध्याय अपोज्ड मर्जर ऑफ अजमेर मेरवाड़ा। हरिभाऊ उपाध्याय ने अजमेर मेरवाड़ा के विलय का विरोध किया था। हरिभाऊ उपाध्याय अपोज्ड मर्जर ऑफ अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा के विलय का विरोध किया था। अपोज्ड मर्जर ऑफ अजमेर मेरवाड़ा। तो अब हरिभाऊ उपाध्याय ने कहा कि पहले तो कहा मिलाने नहीं दूंगा, फिर मिला दिया तो कहा मुझे सीएम बनाओ। लोगों ने कहा सीएम ही है तो कहा वोटिंग करवा लो मेरे और सुखाड़िया में, जो जीतेगा उसको सीएम बना देना। तो जयनारायण व्यास ने कहा वोटिंग करवा मत लेना, ये छोरा बदमाश है और दौड़ों में दौड़ पड़ जाएगी पालतू में। तो फिर कहा अजमेर को राजधानी बनाओ। अजमेर को क्या बनाओ? जब भी विवाद होता सरकार क्या बनाती है? जयपुर तथा अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड अजमेर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद था। देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन जयपुर एंड अजमेर रिगार्डिंग कैपिटल। जयपुर तथा अजमेर में राजधानी को लेकर विवाद था, अतः इसके समाधान के लिए सो टू रिजॉल्व इट अतः इसके समाधान के लिए सो टू रिजॉल्व इट एक समिति का गठन किया गया। एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड। एक समिति का गठन किया गया। एक कमेटी वॉज फॉर्म्ड। लिखो समिति के सदस्य। क्या क्या नाम बोलो देखे? सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन और बी के गुहा। अध्यक्ष कौन होंगे? सत्यनारायण राव। तो सत्यनारायण राव कमेटी है। क्या क्या नाम बताओ देखे? सत्यनारायण राव, वी विश्वनाथन और बी के। इस कमेटी ने यही कहा कि जयपुर ही रहने दो रहे। 49 में जयपुर बन गई थी, 56 आ गया। 7 साल में सारे कार्यालय वहां बना लिए, सारे ऑफिस वहां बन गए, अब कहां चेंज करते घूमेंगे। तो इस समिति ने वापस राजधानी के लिए किसको कह दिया? लिखो, नीचे लिखो। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर ऑन बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमिटी। इस समिति की सिफारिश के आधार पर डैश लगा दो, फिर 1 2 3 4 लगा के लिखना। 1 नंबर लगा के लिखो, राजधानी बराबर जयपुर। राजधानी बराबर जयपुर। तो अब अजमेर को कैसे राजी करो? तो अजमेर को आगे 65% का सारा काम तुम्हारे पास। रेवेन्यू, राजस्व विभाग किसको दे दिया जाए? अजमेर। देखो, राजस्व विभाग अजमेर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अजमेर। तो लोगों ने कहा अच्छा, जोधपुर हंगामा करे तो हाईकोर्ट, अजमेर हंगामा करे तो रेवेन्यू, हमने कौन सी मोरनी के बाटे मारे हैं? तो कहा यार तुम्हें भी देंगे। तो कहा बीकानेर सबको एजुकेशन देगा। देखो, शिक्षा विभाग बीकानेर। तो कहा गया भाई राजस्थान को शिक्षा देने का काम कौन करेगा? बीकानेर। इसलिए मैं आपको पढ़ाता हूं। संविधान में लिखा हुआ ना कि बीकानेर वाले राजस्थान जी के पढ़ाएंगे। संविधान का पालन तो करना चाहिए ना, बस। तो शिक्षा विभाग किसको? का भरतपुर वाले सबको खेती करना सिखाएंगे। कृषि विभाग, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भरतपुर। कोटा वालों का कि तुम्हारे यार हरियाली ठीक है, उधर चंबल वंबल है तुम्हारे, तो वन एवं सहकारी विभाग, फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, वन एवं सहकारी विभाग, फॉरेस्ट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कोटा, वन एवं सहकारी विभाग किसको दिया गया? मेवाड़ वालों ने कहा 1200 साल पुराना है। लिखो खनन विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट, खनन विभाग, माइनिंग डिपार्टमेंट उदयपुर। माइनिंग किसको दिया गया? चलो परसों टेस्ट देना।